हाय एवरीवन, एक लाइन सुनना। बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और प्रशांत भैया की साइंस पे कभी संदेह नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोनों ही बेस्ट हैं, है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब मैं आ गया हूं एक नया चैप्टर लेकर, क्लास 9th का, जिस चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। मुझे पता है बहुत मुश्किल आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स हो नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भैया वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ पा रहा है, वर्क के न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं, एनर्जी के न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की नहीं हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट देखो, अब तुम आ गए हो प्रशांत वैसे पढ़ने, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसा पढ़ाएंगे कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि तुम सब तो बेटा चीता हो, चीता, है ना। और चीता की तरह ही जल्दी से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, डिटेल्ड में। इतने क्वेश्चन कराऊंगा, इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि तूने भाई आज सोची नहीं होगी। और उतने क्वेश्चन ही आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जोश मीटर कैसा है फटाफट से बता दे भाई। एनर्जी है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, चल तो आजा फिर। एनर्जी रहनी चाहिए पूरे लेक्चर में, शुरू से लेकर एंड तक। मुझे जानना है किसका जोश मीटर कितना है, ठीक है। बिल्कुल हाई रहनी चाहिए, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। मेरा खुद का गला खराब है आज, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो। अभी मैंने ये तुम्हारी ये विक्स की गोली जो है, ये विक्स की गोली जस्ट अभी खाई है। और इसको लेने के बाद मैं क्लास ले रहा हूं, क्योंकि तुम सबकी डिमांड आई थी कि भैया प्लीज ये लेक्चर पढ़ा दो, एग्जाम के अंदर आ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, गला तो खराब होता रहता है, बट बच्चे जो हैं अपने, वो बहुत ज्यादा प्यारे हैं अपने लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, वर्क, एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पावर, और कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर जो है वो भी आपको आखिरी में मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके भी एक न्यूमेरिकल मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भैया वर्क क्या है। देखो यार, ये जो चैप्टर है थोड़ा बहुत लिंक्ड है पुराने चैप्टर से, है ना। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला ma होता था, ये हमने पिछले चैप्टर के अंदर जाना। एक और इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, जो कि है इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। वो कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर काम आने वाले हैं। बट आज हम बात कर रहे हैं वर्क डन की। तो वर्क क्या होता है? देखो, इमेजिन करो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बोला कि यार जा यार मार्केट से सब्जी लेकर आ जा। तो तुम गए, एनर्जी लगाकर, फोर्स लगाकर, और मार्केट से वापस आए। क्या तुमने कोई वर्क करा? बिल्कुल करा। बट इमेजिन करो, तुम एक जगह पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, 2 घंटे से लगातार पढ़ाई कर रहे हो, इस लेक्चर को देख रहे हो। अब क्या तुमने वर्क करा? तुम तो बोलोगे बिल्कुल करा भैया, इतनी मेहनत से पढ़ाई करी, वो कोई वर्क नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। मैंने कहा दोस्त, फिजिक्स की भाषा में वो कोई वर्क नहीं है। फिजिक्स भैया बोलते हैं ओए होए वो वर्क नहीं है भैया। तो हम पढ़ाई करते हैं तो उसको वर्क में काउंट नहीं करते ना ही। वर्क की डेफिनेशन समझते हैं फिजिक्स की भाषा में। फिजिक्स क्या बोलता है? फिजिक्स क्या बोलता है देखना, वर्क तब होगा जब हम किसी भी चीज पे फोर्स लगाएंगे और वो चीज मूव करेगी, यानी वो डिस्प्लेस होगी, वो मूव करेगी। इमेजिन करो एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसमें तुम फोर्स लगाए जा रहे हो, एनर्जी लगाए जा रहे हो, पूरी एनर्जी लगा दी, बट वो मूव नहीं करा। तो हम बोलेंगे इसने तो भैया कुछ वर्क ही नहीं करा। बट एक्चुअली में तो तुमने काम करा। बट फिजिक्स की भाषा में वर्क तब होता है जब फोर्स लगेगी और क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ आई? बात समझ आई कि फिजिक्स की भाषा में वर्क क्या होता है? ध्यान रखना, वर्क डन व्हेन अ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब इतना तो समझ आ गया कि भैया वर्क तब होगा जब हम फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाने के बाद क्या होगा? कोई भी चीज मूव करेगी, ठीक है। जैसे कि तुम स्विमिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है भैया, वर्क डन है ना। उसके अलावा और भी एग्जांपल है, जैसे तुम चल के जा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, कहीं धक्का लगा रहे हो, सारे तुम्हारे वर्क हैं। अब यहां पर एक लाइन लिखी गई है, ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसका क्या मतलब है बेटा? डिस्प्लेसमेंट होगा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में। यानी मानो अगर ये पत्थर है, इस पत्थर पे मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई और वो मूव भी इस डायरेक्शन में करा ना, तभी हम मानेंगे कि इसका वर्क डन हुआ है। भैया ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ पाया। देखो, स्कूल के अंदर तुम्हारी मैडम कैसे समझाती है मुझे नहीं पता, है ना, क्योंकि आधे स्कूल के अंदर ये कॉन्सेप्ट आधा अधूरा पढ़ाया जाता है। आज तक बहुत कम ऐसे स्कूल्स होंगे जिसके अंदर तुम्हें एक्चुअल फॉर्मूला वर्क डन का बताया होगा। अभी तक क्या फॉर्मूला बताया वर्क डन का? कि बेटा वर्क डन जो होता है ना, वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही बताया था, यही बताया था, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट मैं कह रहा हूं ये करेक्ट फॉर्मूला नहीं है बेटा। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। भैया ये क्या आ गया? अरे भैया ये तो पहली बार, घबरा मत, डर मत, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कॉस थीटा क्या होता है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10th में जाकर पढ़ते हो, ठीक है। तुम्हें बस मैं इतना बोल रहा हूं कि तुम्हें कुछ वैल्यूज को याद कर लेना है। वैल्यूज याद तो कर सकते हो ना बेटा, इतना दिमाग तो है। जैसे कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। इतना तो याद कर सकते हो।
इतना याद करने में कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं भैया, इतना तो कर लेंगे यार, आप बोल रहे हो आपके लिए इतना तो कर ही लेंगे यार, है ना। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे लिए तो इतना कर ले, बाकी कुछ दुविधा मैं नहीं दूंगा। ठीक है भैया, ये समझ गए। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाओ, कॉस थीटा क्या है। देख, ये जो थीटा है ना, ये एंगल है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे इमेजिन कर, कुछ केसेस को ले लेते हैं। ये ले भाई, चिंटू लाल को बुलाया जाए, चिंटू लाल जी प्रकट हो जाओ यार, थोड़ा धक्का वक्का लगा दो यार, आ जाओ यार चिंटू लाल। चिंटू लाल का एक हाथ है, एक हाथ चिंटू लाल का यहां पर है। चिंटू लाल ने बॉडी बॉडी बना लिया बेटा। अब चिंटू लाल ने लगाया धक्का इसको, यानी फोर्स उसने लगाई इस डायरेक्शन में। अब ये जो बॉक्स था ना, ये बॉक्स भी मूव कर गया। कहां पर? इस डायरेक्शन में ही ये बॉक्स मूव कर गया, इसने डिस्प्लेसमेंट कर लिया। अब ये बॉक्स यहां पर पहुंच गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर फोर्स यहां पर है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? मैथ में पढ़ते हो ना, अगर दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में हैं तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाता है? 0 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 0 डिग्री, है ना। तो जब सेम डायरेक्शन में फोर्स है, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हमारा फॉर्मूला था वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बट हमें पता चल गया यहां पर कितना है? 0 डिग्री। और मैंने आपको बताई थी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। तो ये आपका फॉर्मूला नॉर्मल सा बन जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना भैया। ये तो भाई वापिस हम पहुंच गए। तो ये फॉर्मूला पहले बता देते, कॉस थीटा की झंझट में क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा क्योंकि तुझे मुझे और कॉन्सेप्ट भी बताना है ना, जो कि स्कूल में नहीं बताया जाता, बट अपन तो पढ़ाएंगे यार, है ना। अपन तो प्रेम से पढ़ाते हैं। क्योंकि देख, अब दूसरा, ये होगी पहली कंडीशन। अब भैया सोच, अब तू सोच। अब चिंटू लाल बैठ गया अपनी कौन सी थी? ऑल्टो। लेजेंड ऑल्टो को बुलाया जाए। अब चिंटू लाल बैठा है अपनी बेटा लेजेंड ऑल्टो के अंदर, ठीक है भाई। आगे अपनी ऑल्टो चल रही थी अपनी कितनी बेटा? 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बेटा ऑल्टो है तो चल सकती है, उसमें कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। तुम्हारी गाड़ी नहीं चलती होगी, लॉर्ड ऑल्टो चल सकती है। अब तुमने ब्रेक मारे। अब जैसे ही तुमने ब्रेक मारे, तो एक बात बताओ, ब्रेक की फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? आगे या पीछे? अरे भाई ब्रेक रोकते हैं ना, तो ब्रेक की फोर्स की डायरेक्शन होगी यहां। बट गाड़ी अचानक से थोड़ी ना रुक जाएगी भैया, लॉर्ड ऑल्टो है, थोड़ा समय लगाएगी, है ना। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा होगा, बट थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी ये, और फोर्स की डायरेक्शन होगी ये। यानी फोर्स यहां, डिस्प्लेसमेंट यहां, दोनों के बीच का एंगल क्या है? जब कोई चीज अपोजिट डायरेक्शंस में होती है तो याद रखना, इन दोनों के बीच का एंगल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो यहां पर भी वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। यहां पर वर्क डन होगा एफएस cos 180, और cos 180 की वैल्यू मैंने आपको बताई -1, तो ये हो जाएगा -f इंटू एस। बस यहां पर बस एक माइनस का साइन आ गया। और ये बताना बहुत जरूरी था कि माइनस कहां से आया। स्कूल के अंदर नहीं बताते, बोलते हैं कि बस याद कर लो कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है तो क्या होगा, तो आपका माइनस का साइन आ जाएगा। बट मुझे बताना था कॉन्सेप्ट। अभी एक और कॉन्सेप्ट है, अब एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूं, देखना बेटा। इमेजिन करो चिंटू लाल फिर से बुलाया जाए, चिंटू लाल जी आ जाओ यार। चिंटू लाल जो है वो रेलवे ट्रैक्स के कुली का काम करने लग गया। कुली समझते हो ना, जो इधर से उधर सामान का लेके जाते हैं। तो भैया इसने अपने प्रशांत भैया का बैग उठाया। इसने बोला प्रशांत भैया आए हैं, प्रशांत भैया का बैग उठा के लेके जाऊंगा यार उनको। तो प्रशांत भैया का बैग उसने ऐसे उठाया अपने हाथों पे, कंधे पे, और वो मुझे लेकर चला गया, है ना। वो मुझे लेकर चला गया आगे की तरफ। उसने यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट करा। अब उसने बोला प्रशांत भैया पैसे तो दे दो यार, तुम्हारे लिए काम करा, तुम्हारे लिए वर्क करा। तो मैंने कहा ओए चिंटू लाल, तूने वर्क करा? उसने बोला हाँ भैया करा। मैंने कहा नहीं करा। वो शॉक हो गया। उसने कहा भाई प्रशांत भैया मैंने तो वर्क करा, आप मना कैसे कर रहे हो? मैंने कहा क्योंकि फिजिक्स है यहाँ पर। देख बेटा ध्यान से देख, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहां है, बट बैग उसने ऊपर उठाया हुआ है ना बैग। और बैग की फोर्स कहां लगती है बेटा? फोर्स कौन सी लगेगी बैग पे? ग्रेविटी की फोर्स लगती है ना, ग्रेविटी। और ग्रेविटी की फोर्स कहां लगती है? ग्रेविटी की फोर्स लगती है ऐसे। तो आप देखो, फोर्स यहां पर है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर है, ये यहां और ये यहां, बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। हाँ, अब फॉर्मूला लिखो यहां पर वर्क का। मैंने कहा चिंटू लाल फॉर्मूला लिख। उसने बोला भैया एफ एस कॉस 90 डिग्री। मैंने कहा चिंटू लाल cos 90 की वैल्यू क्या बताई थी? 0। उसने बोला हाँ भैया 0 बताई थी। तो क्या आ गया? वर्क डन 0। तो भैया तेरे को पैसा नहीं बन रहा कुछ भी। और मैं वहां से चला गया। अरे मजाक कर रहा हूं, चिंटू लाल मेरा दोस्त था तो उसको थोड़े बहुत पैसे तो मैं दे के आया। मैंने कहा ठीक है भाई तू कुछ रहे। बट हाँ, क्या एग्जैक्टली यहां पर वर्क डन हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी से बता दो, क्या इतना आपको क्लियर हो गया? क्या आपको इतना क्लियर हो गया? स्कूल में कोई नहीं पढ़ाएगा ये कॉन्सेप्ट, स्कूल में कोई नहीं बताता ये केसेस। पहला केस होता है जब आपका सेम डायरेक्शन में होता है तो आपका वर्क डन सेम रहता है। कितना?
वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा केस मैंने अभी आपको बताया, सेकंड केस कौन सा है, जब आपका वर्टिकल डायरेक्शन है, यानी फोर्स यहां पर है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर है, यानी परपेंडिकुलर है। जब भी परपेंडिकुलर आ जाए वर्क डन हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। और एक और थर्ड केस होता है जो कि आपका क्या होता है, 180 डिग्री का, यानी फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, अपोजिट। तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बस एक माइनस का साइन लग जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस एफ एस, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ क्या ये तीनों के तीनों जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या ये आपको समझ आए या फिर नहीं आए, जल्दी से चैट में बता दो, ठीक है। और बेटा है कमेंट के अंदर, और जो व्हाट्सएप पे ये जो तुम आशिकी वाशिकी करते हो करना बंद कर दो, करना बंद कर दो, यहां पर फोकस आ जाओ, है ना। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा अगर कल को तुम्हारा ट्रैफिक चालान कटता है तो वो तो शायद मैं बचा भी लूं, तुम मेरा नाम लोगे प्रशांत भैया के स्टूडेंट हो तो शायद ट्रैफिक में तुम्हारा चालान ना कटे, बट भैया यहां पर कटने से तो बेटा मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। तो इसलिए फोकस करो, पढ़ाई बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो तो ये तीन केसेस आप समझ चुके हो, ये तीनों केसेस आपके यहां पर हो गए हैं डन। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन, नेगेटिव वर्क अपोजिट डायरेक्शन। जीरो वर्क कब होगा बेटा, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। चलिए यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये था आपका वर्क डन बाय कुली और पोर्टर, यानी जैसे चिंटू लाल जो था उसने क्या करा, उसने सामान को लिया और उसने आगे चलने लगा, वो है ना। तो उस पे तो ऊपर से फोर्स लग रही है, बट डिस्प्लेसमेंट यहां पर है, तो एंगल 90 डिग्री का बन गया। जैसे ही एंगल 90 डिग्री का बना तो मैंने तो कह दिया कि भाई तेरा कोई पैसा नहीं बनेगा। बट चिंटू लाल जो था वो स्मार्ट था, उसने मुझसे एक और चीज बोली। उसने मुझसे क्या बोला कि चलो मैं जब सीधा चला मुझे पैसे मत दो, बट मैं सीढ़ियों पे भी तो चढ़ा था, रेलवे ट्रैक पे सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां। उसने बोला कि मैं देखो मैं सीढ़ियों पे भी तो चढ़ा था, ऐसी बहुत सारी ऐसी सीढ़ियां बन रही थी। तो उसने बोला कि यार मैं आपके सामान को लेकर सीढ़ियों पे भी तो चढ़ा था। मैंने कहा बिल्कुल चढ़ा था। तो जब मैं सीढ़ियों पे चढ़ा तो मेरा मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ, है ना, मेरा मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ, है ना। और फोर्स भी तो कहां लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, यानी मैंने फोर्स के अपोजिट काम करा। तो मैंने वर्क करा ना। मैंने कहा बिल्कुल करा यार, तू तो स्मार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। यानी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए समझाया कि जो कुली होते हैं आपके, जब वो स्ट्रेट मूव करते हैं तब वर्क डन जीरो होता है, बट जब वो सीढ़ियों पे मूव करते हैं तो वो क्या है ना, उनका जो डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे हम, वो ये वाला डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे, ये वाला, है ना। तो फोर्स लग रही है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, तो क्या हो गया 180 डिग्री बन गया। 180, नाच नहीं रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, पढ़ ले। 180 डिग्री, 180 डिग्री, बहुत बढ़िया, है ना। तो 180 डिग्री बन जाता है, और क्या बन जाता है आपका, वर्क डन की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। चलिए कुछ सवाल करते हैं भैया, हैं भैया, थोड़ा सा ना वो हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग में ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, थोड़े सवाल कराओगे ना तो मजा सा आ जाएगा, है ना। मैंने कहा बिल्कुल यार, है ना, बिल्कुल मजाक करा देंगे, तू टेंशन क्यों लेता है ना, तू टेंशन क्यों लेता है। अच्छा तुम्हारे स्कूल्स के अंदर वाइवा वगैरह होते हैं ना, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, अपने टीचर को भी बता के आना, है ना, अपने टीचर को भी बता के आना कि प्रशांत मैंने बताया हमको, देख लो आप ध्यान से, है ना। तो वाइवा वगैरह होते हैं ना, तो उनमें बताना जरूर। चलिए देखते हैं कुछ, लुक एट दी एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर इट इज वर्क डन और नॉट अ वर्क डन। देखते हैं सबसे पहले, स्यूमा इज स्विमिंग इन दी पॉन्ड। क्या बात है, एक तालाब में ही तैर रही है। भैया स्विमिंग पूल में जाया करो, तुम पॉन्ड में क्यों तैर रहे हो यार, ऐसा गलत। पर ठीक है, अगर वो तैर रही है तो क्या हो रहा है बेटा, तो क्या हो रहा है, फोर्स लग रही है, मोशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जब भी आपकी फोर्स लगेगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहां पर वर्क डन होगा। अगला देखते हैं, डोंकी इज कैरिंग। बेटा ये तुम्हारे दोस्त का नाम नहीं लिखा हुआ है, कहीं तुम डोंकी से अपने दोस्त की याद आ गई हो, टेंशन ना लो। अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, यानी अगर कोई डोंकी है अपनी पीठ के ऊपर ले जा रहा है, ध्यान से सोचना, फोर्स लग रही है नीचे की तरफ ग्रेविटी की मदद से, और उसका डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो रहा है, ये और ये क्या बन गया बेटा, 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो यहां पर नहीं होगा वर्क डन। अगला, विंड मिल इज फिलिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, यानी एक विंड मिल है, अपन अगर मान लो रस्सी डाली हुई है और कुएं में से पानी निकाल रहे हो, तो यानी फोर्स तो नीचे है ग्रेविटी की, और मोशन इस तरफ में है, मोशन इस तरफ में है, फोर्स नीचे है, तो क्या यहां पर वर्क डन होगा, बिल्कुल होगा, है ना, बिल्कुल होगा। कौन सा वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन। अगला, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अच्छा जो प्लांट होते हैं अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, है ना। तो क्या यहां पर कोई मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा बेटा, कोई मूवमेंट नहीं होता यहां पर, प्लांट कोई मूवमेंट की मदद से थोड़ी ना बनाते हैं खाना। हाँ तो यानी ये आपका वर्क डन नहीं होगा। इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, बिल्कुल होगा, इंजन अगर आपकी ट्रेन को पुल कर रहा है तो बिल्कुल होगा वर्क डन। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड, अगर हमने मान लो गेहूं को रख दिया सुखाने के लिए, तो क्या गेहूं मूव कर रहे हैं क्या भैया, नहीं कर रहे मूव, तो क्या यहां पर वर्क डन होगा, नहीं।
अगला, सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। बिल्कुल, अगर एक नाव है और वो विंड की वजह से मूव कर रही है तो फोर्स लग रही है और क्या हो रहा है, मोशन भी हो रहा है, तो ये आपका वर्क डन होगा। अब एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, कब कब आपका वर्क डन नहीं होगा, उसकी सिर्फ 3 ही कंडीशन है। या तो फोर्स 0 हो जाए, या तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, या तो आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए। समझ पाए? क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा, है ना, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। या तो फोर्स 0 हो जाए कि कोई फोर्स ही नहीं लग रही, जैसे फोटोसिंथेसिस में कोई फोर्स लगी नहीं लगी, या फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, है ना। मतलब आप किसी बॉक्स पे कितनी एनर्जी लगा लो, अगर 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 उसमें क्या हो रहा है, अगर उसमें मूवमेंट नहीं हो रही, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, फोर्स कब कब 0 हो सकती है, तो ये फोर्स एंड लॉ में आपको बताया गया था, मोशन में भी बताया गया था, फोर्स कब 0 होती है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ma, है ना। अगर इमेजिन करो कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेम वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, इमेजिन कर बेटा, अगर कोई भी चीज सेम वेलोसिटी पे मूव कर रही है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा। मैंने बताया था, मोशन वाला पढ़ लेना चैप्टर, अगर कोई भी चीज सेम वेलोसिटी पे मूव करती है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, और अगर एक्सेलरेशन यहां पर 0 हो गया तो क्या मेरी फोर्स भी 0 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अरे हाँ या ना बोल, कैमरे में घुस के मारूंगा, बता। हाँ, बहुत बढ़िया, डर गया आ जा, ठीक है। तो क्या फोर्स, क्या बताया मैंने, फोर्स इक्वल्स टू ma होता है। तो यानी अगर मेरा एक्सेलरेशन 0 है, कब हो सकता है, जब एक मोशन हो रहा हो और वो भी सेम स्पीड पे हो रहा हो। अगर वेलोसिटी सेम है, स्पीड सेम है, तो भैया फोर्स 0 होगी, फोर्स 0 होगी तो वर्क डन भी 0 होगा। ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा, 2 कॉन्सेप्ट और याद रख लेना, जब पॉजिटिव वर्क डन होता है, जब भी पॉजिटिव वर्क डन होता है तो क्या होता है, आपका जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यानी आपकी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ना, बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर रही है। नोट भी कर सकते हो इस चीज को, नोट भी कहीं पर कर लेना कि जब भी आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा तो क्या होगा, आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी बेटा, स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। जब भी आपका नेगेटिव वर्क डन होगा तो क्या होगा, जैसे गाड़ी जब चल रही थी, ब्रेक मारा तो क्या हुआ, स्पीड कम हुई ना, डी एक्सेलरेशन हुआ ना, रिटार्डेशन हुआ ना। हाँ, बहुत बढ़िया, स्मार्ट हो गया है बेटा तू, क्या बात है, मेरी क्लासेस ले रहा है क्या आजकल, है स्मार्ट हो गया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, है ना। इन सब के आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी, बताओ फटाफट से कैसी होगी, फोर्स ऑफ, यहां पर लिखा भी हुआ है 0 होगी, क्यों होगी, देखना बेटा। अगर एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रही है, सीधी मूव कर रही है, और ग्रेविटी कहां पर फोर्स लगाती है, ऊपर से नीचे, तो एंगल कैसा बन जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री बनते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला, when a body is moving in a circular path then the work done by the centripetal force will be, क्या होगा बेटा बताओ। देखना, ध्यान रखना, मान लो ये आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में बेटा मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है कुछ ऐसी डायरेक्शन में, है ना, वो कुछ ऐसी डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, यानी हॉरिजॉन्टली वो मूव कर रहा है ना। सेंट्रिपिटल फोर्स कहां पर लगती है, सेंट्रिपिटल फोर्स कैसी फोर्स है, इनवर्ड, है ना। तो क्या होगा, याद रखना, इमेजिन करो अगर वो यहां पर लग रही है, अगर वो अंदर की तरफ लग रही है, ठीक है। सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होती हैं, सर्कुलर मोशन वाला जो आपका ग्रेविटेशन उसके अंदर बताया था, एक फोर्स इनवर्ड लगती है, एक आपकी आउटवर्ड लगती है, ठीक है। तो जो आपकी सेंट्रिपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो या तो यहां लगेगी या तो यहां लगेगी, जबकि मोशन की डायरेक्शन है यहां पर, तो एंगल क्या बना बेटा, एंगल बन रहा है 90 डिग्री। क्योंकि एंगल बन रहा है 90 डिग्री, वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखना, नोट भी कर सकते हो कि वर्क डन हमेशा 0 होगा जब भी आपकी कोई भी सर्कुलर मूव कर रही होगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगी और जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। यहां पर लिखा भी हुआ है कि क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, और जब भी परपेंडिकुलर होता है वर्क डन हमेशा 0 होता है। चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अ पर्सन कैरीज अ हैवी लोड एंड वॉक्स ऑन अ लेवल रोड, इज एनी वर्क डन इन दिस केस। वाह भाई, कितना सिंपल, कितने सिंपल क्वेश्चन है। मान लो भैया मैं डंबल वंबल लेके भाग रहा हूं, कहां गए मेरे डंबल यार, उनको लाया जाए क्या है। तुम मेरी बात, एक तो तुम मुझे सीरियसली नहीं लेते ना आजकल बेटा, तुम मुझे सीरियसली नहीं लेते हो। ये देखो आजकल तुम मुझे सीरियसली नहीं लेते हो ना बेटा, अभी बना दी ना बॉडी तो फिर तुम वो डर जाओगे मुझसे, ठीक है। मान लो ये भारी सा डंबल वंबल लेके मैं मूव कर रहा हूं, क्या मैं कोई वर्क डन कर रहा हूं, नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल पाथ में मूव कर रहा हूं, और फोर्स कैसे लग रही है, ग्रेविटी की, जो कि परपेंडिकुलर, ठीक है। रख देता हूं भाई, भारी है,
हाथ दर्द कर जाते हैं, बट ठीक है, चलेगा भाई, स्टूडेंट्स के लिए इतना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, है ना, तो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इस वजह से वर्क डन नहीं होगा। अगला, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट? अभी बताया, सैटेलाइट घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी परपेंडिकुलर, 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 मोशन की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, 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 क्या होगा, क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाते ही आपका जीरो हो जाता है। और याद रखना, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाएगा, शायद तुम्हारे पेपर के अंदर भी दिख जाए। अरे समझ में, अभी तक क्वेश्चन दिखता है ना स्कूल के अंदर, भैया पेपर लीक कर देते हो, लीक नहीं करते अपन, लीक नहीं करते, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और वो बताते हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। अगला सवाल देखते हैं, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज of 15 kg from the ground and put it on its head 1.5 meter above. Calculate the work done by him on the luggage. उसने कितना वर्क डन करा? ध्यान से देखना, अगर मैंने कोई सामान को, मैंने एक सामान को यहां से उठाया ऊपर, जब मैं किसी भी चीज को उठाऊंगा तो बेटा मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगाऊंगा? ऊपर की तरफ लगाऊंगा ना, ऊपर की तरफ लगाऊंगा, है ना, बहुत बढ़िया। और मैंने यहां तक लेके आ गया, इसका डिस्टेंस हमें गिवन है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर, ठीक है। कितनी फोर्स लगाई ये कैसे पता चलेगा? जितनी फोर्स ग्रेविटी नीचे लगाएगी उतनी फोर्स मैं किसी चीज को उठाने के लिए ऊपर लगाऊंगा। अगर ग्रेविटी बोल रही है भैया मैं तो mg लगाऊंगी, तो मैंने बोला भैया मैं भी mg लगाऊंगा, ले भाई जितना तू लगाएगी उतना मैं लगाऊंगा, है ना, तो बस। तो यानी ऊपर वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये फोर्स की डायरेक्शन है ये, क्योंकि मैं उस चीज को ऊपर उठा रहा हूं बेटा, ऊपर उठा रहा हूं। क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन के अंदर एक लाइन लिखी है, कैलकुलेट दी वर्क डन बाय हिम, यानी उसने कितना वर्क डन करा, उसने कितना वर्क डन करा, ठीक है। अगर यहां पर होता वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हम फोर्स कितनी लेते, हम फोर्स लेते नीचे वाली, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लगती है और हम जो फोर्स लगाते हैं वो कहां लगती है, वो ऊपर लगती है, ठीक है। चलिए, तो अब mg निकाल लेना, क्योंकि आपको एक गिवन ही है कि आपको गिवन है 15 kg, तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एक मिनट, आपका वर्क डन का फॉर्मूला लिखना बेटा फटाफट से, Fs, है ना, Fs सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, यानी यहां पर आपको नेगेटिव साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, कितना आगे आपका फोर्स कितना होता है बेटा, फोर्स होगी mg, तो निकाल लेना फटाफट से, 15 इंटू 10, ग्रेविटेशनल आपकी जो वैल्यू होती है जी की वो 10 होती है, पिछले चैप्टर में बताया था। डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.5, तो इसको 1.5 ले लो, ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 15, जो कि हो जाएगा आपका कितना 225। क्या यही आ रहा है सभी का? अच्छा भैया यूनिट क्या होता है इसका, ये तो बताया ही नहीं हमने। चल यार तुझे पहले यूनिट बता देता हूं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इनका जो यूनिट होता है ना बेटा, वो होता है जूल। क्या होता है आपका, इसका यूनिट होता है एसआई यूनिट होता है वर्क डन का, जूल। याद रखना इसका एसआई यूनिट होता है जूल। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन 1 जूल, 1 जूल को डिफाइन करो। कैसे डिफाइन करोगे, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट। कितना डिस्प्लेसमेंट करा ऑब्जेक्ट ने, 1 मीटर। देखो 1 जूल कब आ सकता है, फॉर्मूला आपको पता है, F इंटू एस होता है। जब 1 न्यूटन फोर्स और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या मेरी 1 जूल आ जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि 1 जूल क्या है, उतना वर्क डन है जब आपने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे और उसने कितना मूव करा, कितना डिस्प्लेस करा, 1 मीटर। सिंपल सी भाषा में यहां पर भी लिखा हुआ है ना। और ये भी याद रखना, इन दी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जहां पर फोर्स है वहीं डिस्प्लेसमेंट है, सेम डायरेक्शन में होगा तभी हम 1 जूल को डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है बेटा, 1 जूल की डेफिनेशन समझ में आ गई, स्टार मार्क कर लेना, बार बार ये सवाल भी पूछा जा सकता है। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो पाएगी। कहां गए भैया न्यूमेरिकल, दे दो। चिंटू लाल का एक न्यूमेरिकल करते हैं। चिंटू लाल अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड मूव्ड अ बॉक्स 30 सेंटीमीटर। क्या बात है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बोला गया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, F इंटू एस। बहुत बढ़िया। हाउ मच वर्क वॉज डन, ये तो बहुत सिंपल है यार। अब बस इसमें एक ट्रिक है जो कि तुमने नोट नहीं करा होगा, वो ये है कि यहां पर मूवमेंट गिवन है सेंटीमीटर में, हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से बेटा डिवाइड करके, 100 से डिवाइड कर लेना, 0.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब तो बड़ा सिंपल है यार, 10 न्यूटन की फोर्स है, 0.3 मीटर है, तो ये आ जाएगा आपका क्या, 3 जूल। तो कितना वर्क डन हुआ है, 3 जूल का आपका वर्क डन हुआ है। वाह भाई वाह, बड़े सिंपल सवाल है यार, है। चलिए, तो यहां पर आपका वर्क डन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, बट अब हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्या, एनर्जी। एनर्जी अब हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनते चलना, एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, एनर्जी अब अपन स्टार्ट करते हैं। एनर्जी क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बट एक चीज मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि बार बार डिस्ट्रैक्टेड मत हो। मुझे पता है तुम बहुत बार डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। देखो, जब भी लाइफ में डीमोटिवेटेड फील हो ना, ये सोचना कि जिस दिन तुम मर जाओगे ना, उस दिन किन किन लोगों को फर्क पड़ेगा। एक बार सोच के देखना। जब तुम सोचोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि वो लोग जिनसे तुम पूरे दिन भर चैट कर रहे हो, पूरे दिन भर कॉल पे बात कर रहे हो, शायद तुम्हारे कुछ दोस्त, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कुछ दिन में बोलेंगे कि ठीक है, दोस्त था, दोस्ती। फर्क पड़ेगा केवल और केवल आपके माँ बाप को, बस आपके माता और पिता को, बस, और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये रियलिटी है, ठीक है। तो जो काम करना है, एटलीस्ट अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराओ यार, है ना, उनके लिए काम करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी इज डिफाइंड, क्या है एनर्जी? एनर्जी एक टाइप का वर्क ही है। हाँ, एनर्जी को अगर हम डिफाइन करते हैं ना, तो एनर्जी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। देखो, आपने खाना खाया, खाने से आपके पास क्या आई? केमिकल एनर्जी। अब वो केमिकल एनर्जी आपके अंदर आ गई। अब उस केमिकल एनर्जी से आप क्या करोगे? वर्क करोगे। कैसे करोगे वर्क? मम्मी ने बोला यार दूध लेके आ, तो तुम गए यार अंकल जी एक वो दूध का पैकेट दे देना। तुमने क्या करा? वर्क करा। वो एनर्जी कहां से? केमिकल एनर्जी की मदद से तुमने वर्क करा। यानी एनर्जी कन्वर्ट हुई वर्क के अंदर। केमिकल एनर्जी बॉडी की कन्वर्ट हुई वर्क के अंदर। यानी मैं बोल सकता हूं एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी की वजह से मैं कोई भी काम कर पाता हूं। और एनर्जी और वर्क आपस में, अक्षय कुमार का मीम चलता था ना ऐसा, इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है, यानी बदल सकते हैं, बहरूपीय होते हैं, दोनों बदल जाते हैं। चलिए, इसका ऐसा यूनिट भी बेटा सेम होता है। अच्छा, एक बात याद रखना, एनर्जी हो चाहे वर्क डन हो, दोनों ही आपके स्केलर क्वांटिटी होते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन से अपन को कोई लेना देना नहीं होता। याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वर्क डन इज अ वेक्टर। नहीं बेटा, वर्क डन नहीं है वेक्टर क्वांटिटी। वर्क डन भी स्केलर है और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन से उतना हमें इसमें फर्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। चलिए, यहां तक की क्लियर हो गई चीज। अगला देखते हैं, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। यानी 1 जूल एनर्जी क्या होगी भैया? उतनी एनर्जी जो कि हमें 1 जूल वर्क करने में काम आ जाए। बस मैंने बताया, एनर्जी से ही तुम वर्क कर पा रहे हो। अगर तुम खाना नहीं खाओगे, एनर्जी नहीं आएगी, तो वर्क नहीं हो पाएगा। अब देखना, कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जीज देख लेना, जो कि मैं आपको बता देता हूं। पहली आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी चीज बेटा मूव कर रही है, अभी मैं चल रहा हूं, अभी मेरे हाथ हिल रहे हैं, अभी मेरी जुबान चल रही है, ये सब क्या है? ये सब हैं एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज मूव कर रही है ना, तो बोल देना ओए तेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। वो बोलेगा हाँ भैया मेरे पे काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू हाइट और पोजीशन। एग्जांपल देता हूं, किसी भी चीज को ऊपर लेके जाओ, इसको मैं ऊपर लेके गया, अब भैया इसको मैंने छोड़ा, है ना, जब मैंने इसको ऊपर लेके गया, इस पॉइंट पे जब मैं इसको हाइट तक लेके गया, तो मैंने इसको क्या दी? एनर्जी दी। और जो एनर्जी मैंने हाइट की वजह से दी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी। आगे पढ़ेंगे भी। अगला होता है केमिकल एनर्जी। वो तो आपको पता ही है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, जैसे आपके खाने के अंदर भी केमिकल एनर्जी होती है। अगला हीट एनर्जी, वो भी आपको पता है, हीट आती है। अगला है लाइट एनर्जी, ये भी आपको पता है। अगला है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी भी होती है, जब पटाखा फटता है ना, बड़म करके आवाज आती है, तो साउंड एनर्जी आपको सुन रही होती है। अगला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी आपको पता है। एक लास्ट होता है न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर यूज हो रही होती है। ये कुछ टाइप की आपकी एनर्जीज होती हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, और स्टार्ट करते हैं हमारे काइनेटिक एनर्जी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो इसको पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़ना, एकदम फोकस से। देखो, काइनेटिक एनर्जी है क्या बेटा? काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में है ड्यू टू मोशन। जब भी मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, बिल्कुल। अब देखना, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। पहली चीज तो याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी भी एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है। मैंने क्या बोला? जितनी भी आपकी एनर्जी है वो सब स्केलर होंगी, ठीक है। डायरेक्शन मैटर नहीं करता, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखना, इसका एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, जो कि होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, एम क्या है? मास, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जिस भी वेलोसिटी से जा रहा है, ये फॉर्मूला है भैया। डेरिवेशन कराओ, बिल्कुल कराऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और वो डेरिवेशन आपके पेपर के अंदर बार बार लगातार पूछी जा सकती है। अपन पढ़ते हैं इस डेरिवेशन को अपने तरीके से। मुझे पता है कि भैया जो एनर्जी है ना, वो तो वर्क डन है। मैंने कहा बिल्कुल यार, तू तो होशियार हो गया, देख तू खुद पहुंचेगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बता, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? भैया अगर एनर्जी वर्क डन के बराबर है, तो वर्क डन का फॉर्मूला तो मैंने पढ़ लिया, जो कि होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
अच्छा फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है भैया, वो मुझे याद तो है, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए और इंटू एस आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, स्मार्ट हो गया है कतई, चल भाई और आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बता, इक्वेशन ऑफ मोशंस को याद करते हैं, नहीं है याद तो मैंने एक बड़ी अच्छी कहानी से याद कराया था, याद कर लो मूर्खो। विनीता उमेश से मिलने गई, कहां पर, जंगल में, जहां पर उसके हाथ में था एटम बॉम्ब का टुकड़ा v इक्वल्स टू यू प्लस 80। उसके बाद क्या हुआ, उनका एक दोस्त था जिसका नाम था शुभम, जिसके यूनिट टेस्ट चल रहे थे बेटा, यूनिट टेस्ट, और उसको आधा एटम बॉम्ब का टुकड़ा क्या करा, इन्होंने दे दिया। और लास्ट आ जाती है कि जब आपकी विनीता और उमेश की लड़ाई हो गई ना बेटा, तो क्या बोला था उमेश ने विनीता को, तू मेरा आसमां, यानी 2as। बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, कैसे, यहां पर है a इंटू एस, अगर मैं यहां से रिप्लेस करूं तो आप देख सकते हो ए एस की वैल्यू होगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। क्या मैंने कुछ गलत लिखा, देख ले मूर्ख बालक, जल्दी देख ले। अच्छा प्यार से मूर्ख बालक बोलता हूं, बुरा मत माना कर, ठीक है चल, है ना, बहुत बढ़िया। यहां पर इसको लिख देता हूं E इक्वल्स टू एम, और यहां पर ब्रैकेट लगा देता हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्या मैंने कुछ गलत लिखा, क्या मैंने कुछ गलत लिखा, कुछ नहीं लिखा। अब इमेजिन करो कोई जो ऑब्जेक्ट था ना जिसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, वो पहले क्या था, वो पहले रेस्ट पे था। जैसे कि इमेजिन करो एक बक्सा रखा हुआ था, वो रेस्ट पे था, इमेजिन करो एक बक्सा था वो रेस्ट पे था, तो उसकी यू क्या होगी बेटा, 0। जब मैंने उसको फोर्स दी ना तो थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी हो गई थी v, है ना। तो यानी जब भी कोई चीज रेस्ट पे होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी को यहां पर आप 0 पुट कर दो। जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो आपकी E की वैल्यू आ जाएगी एम वी स्क्वायर बाय 2, है ना। और यही तो है आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। कर दिया ना डिराइव, मुझे कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, सिंपल स्टेप था। एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है, कुछ फॉर्मूले लगाए और आंसर निकाल लिया, बस सिंपल सिंपल। तो कोई भी चीज अगर रेस्ट से स्टार्ट होगी और उसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी तो बोल देना इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अच्छा एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं, देखना बेटा, यहां पर इमेजिन करो, इमेजिन करो अगर अगर मेरा जो इमेजिन करना, अगर ऐसे मानो कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में नहीं था, अगर वो रेस्ट में नहीं था, है ना, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास पहले भी वेलोसिटी थी, बाद में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज है डिक्रीज हो गई, तो अब क्या होगी एनर्जी की वैल्यू, अब एनर्जी की वैल्यू होगी ये वाला फॉर्मूला, ये जो आप देख पा रहे हो, है ना। इस फॉर्मूले को मैं और बढ़िया तरीके से यहां पर लिख देता हूं, इसको देखना बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं E इक्वल्स टू हाफ एम, और ब्रैकेट में लिख दूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि देखना बेटा, E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यानी कोई ऑब्जेक्ट था जिसकी पहले वेलोसिटी थी u, उस समय पर उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी थी जिसको मैं बोल दूंगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब उसकी वेलोसिटी तेज हो गई, जब उसकी v हो गई, तब उसकी क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि E इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बताओ कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी, नहीं है ना, नहीं है ना, बोलो हाँ या ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल फाइनल, बहुत बढ़िया। अब ये एनर्जी क्या है, एनर्जी एक टाइप से वर्क डन ही है तो है, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना बोल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अरे कुछ नहीं है, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो होता है चेंज, है ना, तो ये चेंज ही तो है। यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। और यही आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और वो मैंने देखो कैसे डिराइव कर दिया। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि अगर मुझे कभी भी टोटल वर्क डन निकालना है ना, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट था, पहले उसकी कुछ वेलोसिटी थी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कुछ हो गई, तो इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है, इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, उतना आपका वर्क डन है, उतना आपका क्या है, वर्क डन है। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान सा है ना, लल्लू सा क्वेश्चन है और लल्लू सा ही आपका फॉर्मूला है। इसको याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसकी मदद से सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ पाए। चलिए देखते हैं पहला सवाल, इफ बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। देखना बेटा क्या बोल रहा है, अगर मैं क्या करूं, मास को 2m कर दूं, डबल कर दूं, वेलोसिटी को 2v कर दूं, फिर देन द न्यू काइनेटिक एनर्जी
कंपेयर टू दी ओरिजिनल, काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, जो कि होता है बेटा हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ या ना बोल, इतना यही बताया। अब मास डबल हो गया, वेलोसिटी डबल हो गई, इस फॉर्मूले में पुट कर दो हाफ इंटू 2m इंटू 2v स्क्वायर। 2v स्क्वायर यानी 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। अरे इतनी मैथ तो आती है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आ गया। अब फाइनली इसको अगर मैं 8 को बाहर ले आऊं तो 8 को मैं बाहर ले आता हूं हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर जो है ये क्या है, ये पहले थी काइनेटिक एनर्जी, बट जैसे मैंने मास को डबल करा, वेलोसिटी को डबल करा, तो आप देख सकते हो 8 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। यानी पहले इसका आंसर होता काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज 8 टाइम्स, 8 गुना बढ़ जाएगी। क्या बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the mass is kept constant and the velocity is tripled, how many times will the kinetic energy increase? कितने टाइम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर मैंने मास को सेम रखा, बट मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भाई अपना मैं अपनी वेलोसिटी को कितना कर देता हूं, 3 गुना कर देता हूं। बताओ भाई कितने टाइम बढ़ जाएगी। अरे यार फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें भी सॉल्व कराने की जरूरत है क्या, हाफ एम, और आपको पता है वेलोसिटी हो गई है 3 गुना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 9 को बाहर लिया हो और ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो मतलब 9 गुना जो है, 9 गुना 9 टाइम्स, यहां पर 9 टाइम्स आपकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसका लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सवाल पूछा जा सकता है बेटा, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज क्या होता है, मैथ की बेसिक चीज बता देता हूं। कभी भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो तो आपको क्या लिखना है, पहले आपको लिखना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। उसके बाद आपको लिखना है इनिशियल इनटू 100। ये होता है आपका फॉर्मूला चेंज निकालने का। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 9 टाइम्स हो गई है ना, 9 टाइम्स हो गई है ना। इनिशियल क्या थी, नॉर्मल थी, इनिशियल यहां पे भी आ जाएगी और इनटू 100। यानी मैं आपको लिख के बता देता हूं, जो फाइनल है वो है 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल, है ना, माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100, है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा, 8 के ई से के ई कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8 इंटू 100, जो कि आ जाएगा आपका कितना, 800%। यानी आपकी 800% चेंज आ गया, 800% चेंज आ गया। ये मुझे पता है टिपिकल है, बट मैं इसलिए बता रहा हूं, सवाल पूछा जाता है पेपर्स के अंदर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। ये सवाल बिल्कुल आपके पेपर के अंदर दिख सकता है। चलिए कुछ और सवाल लगाया जाए। अ मास ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 0.02 kg इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी इतना कैलकुलेट द काइनेटिक। ओहो हो, अरे भैया यार ये फिर आ गया है, ये कैसे सवाल आ रहे हैं। ऐसे सवाल में तो पेन भी ना उठाऊं मैं, ऐसे सवालों में तो यार मैं पेन भी ना उठाऊं, है ना। ऐसे इतने बेकार सवाल, बट ठीक है पेन उठा लेते हैं, थोड़ी इज्जत रखेंगे सवाल की, थोड़ी इज्जत रखेंगे सवाल की, है ना। 400 का स्क्वायर कर लेना और इसको बेटा सॉल्व कर लेना, ये तुम खुद करोगे। यूनिट याद रखना, यूनिट याद रखना, यूनिट होता है जूल के अंदर। जल्दी से सॉल्व करो, कमेंट में बताओ। अच्छा एक मेरे पे कमेंट भी आया था, एक बड़ा अच्छा बच्चे का कमेंट आया, 9th क्लास का बच्चा, वो कमेंट करता है कि भैया मुझे पता चला कि मेरा एक दोस्त है जो कि दूसरी कोचिंग का ऑनलाइन बैच ले रखा है, बट जब एग्जाम पास आते हैं तो पढ़ता तो भैया वो आप ही के ही यूट्यूब से है, पढ़ता वो आप ही के लेक्चर से है। तो मैंने उसको बोला बेटा केवल एक दोस्त की कहानी नहीं है, तू अपने क्लास में जा, तू पूछ बच्चों से, एग्जाम से पहले बेटा यहीं से ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यही है यूट्यूब की कहानी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अ कार वेइंग 1000 kg and traveling at 30 मीटर पर सेकेंड stops at a distance 50 मीटर deaccelerating uniformly. What is the work done? बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, एक गाड़ी थी, है ना, अपनी अल्टो थी, अल्टो, बट अल्टो इतनी धीरे स्पीड में नहीं चलती बेटा। ठीक है, मान लो अपनी अल्टो थी और क्या है वो 30 मीटर पर सेकेंड पे चल रही थी, ब्रेक मारा और थोड़ी ही देर बाद क्या हो गया, उसने क्या करा, स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस, यानी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, फाइनल हो गई 0। हमें बताना है वर्क डन कितना है। तो अभी मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम बताई, क्या कि वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, यानी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यही होता है, बिल्कुल होता है, निकाल लो। अरे भैया फाइनल तो हमें बोला है 0, ये तो भैया 0 ही है,
तो ये तो पूरी वैल्यू जीरो ना ही हो जाएगी। अरे मूर्ख बालक बोल दे यार, आ रहा है, चमक रहा है, कंसेप्ट चमकना चाहिए, ऐसे चमकना चाहिए, ये जीरो हो जाएगी। इस पूरी वैल्यू को तो जीरो कर दो और इसको आप कैलकुलेट कर लो, है ना। तो बस माइनस का साइन जरूर लगा लेना, माइनस हाफ इंटू कितना है, मास कितना दे रखा है, 1000 इंटू कितना है वेलोसिटी, 30 इंटू 30 कितना होता है बेटा, 900 आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। तो इसको अपन और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपका यहां से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500। तो अब फाइनल आंसर आएगा माइनस का 4510203040 जूल। इतने आपका वर्क डन आ गया है। क्या सभी का यही आंसर आया है? आया है तो ठोको ताली। ठीक है, अगर यही आंसर आया है तो चलिए यार, बहुत बढ़िया। देख रहे हो, ये अपनी ऑल्टो नहीं हो सकती, नहीं भैया, ये अपनी ऑल्टो नहीं हो सकती, अपनी ऑल्टो लेजेंड है, लेजेंड। आ जाओ अगले सवाल की तरफ आ जाओ, अगले सवाल की तरफ आ जाओ, जो कि है टू बॉल्स ए एंड बी हैव मासेस 5 kg and 10 kg respectively. Ball A moves at a velocity of 15 meter per second and ball B at 10 meter. बताओ किसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी? फिर लल्लू सवाल आ गया। अरे यार, ये लल्लू सवाल ना, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, कैलकुलेट कर लो। हाफ इंटू एम कितना है, पहली बॉल का मास है 5 और उसकी वेलोसिटी भी कितना है, कितनी है वेलोसिटी? अरे बोल दो यार, कहां की वेलोसिटी? ये रही ना 15। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक है, मुझे कैसे आता है बेटा, अपनी मैथ थोड़ी तेज है ना, तुम्हारी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब इसको कैलकुलेट तुम करोगे यार, मैं दूसरे का बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी बी का काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ इंटू मास कितना है 10 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है, वी स्क्वायर होता है ना बेटा, तो ये 100। ठीक है, अब बता दो मुझे कैलकुलेट करके किसमें कितना है दम। बताओ भाई, किसमें कितना है दम, जल्दी बताएं, किसमें ज्यादा होगी? जो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको साफ ये बात पता चल जाएगी कि ये जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इस प्रकार के सिंपल सिंपल लल्लू लल्लू सवाल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब बढ़ जाते हैं आगे फटाफट से अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है आपका पोटेंशियल एनर्जी। चलिए पोटेंशियल एनर्जी को शुरुआत करते हैं। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट समझना एकदम फोकस से बेटा, फोकस से देखना है अपन, ठीक है, मुझे नहीं देखना, पीछे देखना है ना, कहीं मुझे देख रहे हो भैया, पीछे देखना है, बट मेरी बातों को सुनना है। देखो, इमेजिन करो ये पेन है, ये पेन है, ठीक है। अब एक बात बताना, खुद सोचना बेटा, आइंस्टाइन वाला दिमाग अपने अंदर से लाओ, और इसका अगर मैं ऊपर उठाऊं, मैं यहां पर उठाया, ठीक है, और मैंने इसको छोड़ा, ये नीचे गिरा, यानी जब मैंने इसको यहां से छोड़ा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई। बट भैया काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? अरे भाई मैंने इसको ऊपर लेके गया और मैंने इसको छोड़ा, तो गिर रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी है। बट काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? आई कहां से? ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है बेटा? ये काइनेटिक एनर्जी आ रही है पोटेंशियल एनर्जी से। यानी जब मैं किसी चीज को ऊपर लेके गया, जब मैं हाइट पे लेके गया, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको मैं बोलता हूं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल हाइट से नहीं आती, जो हाइट से आने वाली पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और भी कई प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे कि वो आपने देखी है महाभारत के अंदर, अर्जुन जो है वो तीर को ऐसा लगाता है और मछली की आंख पे लगाता है ना, तो तीर क्या था, तीर को हमने पीछे खींचा तो उसमें क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर छोड़ा, काइनेटिक एनर्जी। तो यानी जब हम किसी भी चीज को ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे स्ट्रेच करेंगे, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर आ जाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज एन एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन, यानी उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर आएगी, उस एनर्जी को हम बोल रहे होंगे पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम खुद डिराइव कर लोगे। एक बात बताओ, एनर्जी किसके बराबर होती है? एनर्जी बराबर होती है वर्क डन के, हाँ या ना? हाँ या ना बोल दे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? अरे यार फिर तू भूल गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा एक बात बता, किसी भी चीज को अगर मैं ऊपर लेके गया, किसी भी चीज को मैं ऊपर लेके गया, कितनी फोर्स लगाऊंगा? जितनी फोर्स ग्रेविटी लगाएगी मैं बोलूंगा ओहो ग्रेविटी मुझसे लड़ेगी क्या, जितनी फोर्स तू लगाएगी उतनी फोर्स मैं तुझ पे लगा दूंगा, यानी मैं फोर्स लगाऊंगा mg लगाऊंगा बेटा। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जितने ऊपर मैं उसे लेके गया, जितनी उसकी हाइट है, जितनी ऊपर मैं उसको लेके गया, यानी जितने ऊपर उसकी हाइट है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये h हो जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला आपका बन के आ जाएगा क्या, ये है फोर्स, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट mgh, और यही होता है आपका डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ नहीं है, आपको लिखना है एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, और वो होगा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि होगा mgh। बस ठीक है, ये समझ आया क्या? ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो फटाफट से बताओ। ठीक है, और ये जो ग्रेविटी की वजह से, जो जैसे हम किस चीज को ऊपर ले जा रहे हैं ना, हाइट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और जो स्ट्रेच करके आ रही है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, चलिए यहां तक की सारी चीजें क्लियर है। अब एक चीज याद रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है। यानी देखो हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, जो हम हाइट ले रहे हैं ना बेटा, हाइट, उसमें हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको पहले मैं ऐसे लेके गया, फिर मैं ऐसे लेके गया, फिर मैं ऐसे, फिर मैं ऐसे और यहां पर पहुंचा दिया। तो क्या मैं पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा? नहीं, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भैया ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, मुझे बस उतना बता दो, उतना बता दो भैया। तो याद रखना यहां पर क्या काउंट होता है? डिस्प्लेसमेंट काउंट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस काउंट होता है। ठीक है, पाथ नहीं गिना जाता कि ऐसे 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 कहां से घुमा के लेके गए, डायरेक्टली हाइट काउंट होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे अपन और क्लियरली समझ पाएंगे। वैसे पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आपकी तीर कमान होती है, इसको आप खींचते हो। उसके अलावा आप टेनिस खेलते हो, तो टेनिस कैसे खेलते हो? जब भी कोई बॉल आती है ना, तो टेनिस की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, वो स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? स्ट्रेच होती हैं, पीछे की तरफ जाती हैं, और वो क्या होती है? वो पोटेंशियल एनर्जी देती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। देखा है ना, बैडमिंटन खेला है ना, स्ट्रिंग्स पे पड़ती है आपकी शटल, उसके बाद क्या होता है? स्ट्रिंग्स हल्की सी पीछे जाती है और वो शटल को आगे भेज देती है। तो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पोटेंशियल एनर्जी के, जैसे कि व्हेन अ बॉल हिट्स द स्ट्रिंग ऑफ द रैकेट, या फिर व्हेन समवन जंप्स ऑन ट्रैम्पोलिन। ट्रैम्पोलिन पे जंप करा है तुमने? कभी करा है? हैं? मैंने करा, बड़ा खतरनाक होता है बेटा अपने। अच्छा, अरे एक बड़ी अच्छी ना, एक तुम्हें ट्रिक बताता हूं मैं ना, एक बार अपनी स्कूल की एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूं। मुझे पता चला कि स्कूल में मार्क्स कैसे लेके आने हैं। तुम ट्राई मत करना बेटा, बिल्कुल ट्राई मत करना, नेवर ट्राई दिस एट योर स्कूल, वरना पिट जा सकते हो। बट मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। मैंने क्या करा बेटा, एक बार ध्यान समझना। मैंने क्या करा, मुझे पता है, मैंने अपनी आंसर शीट, मैंने जब क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करा तो मुझे पता है मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं आते। तो मैंने क्या करा, वो जो लास्ट में होता है ना 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन को मैंने पेपर के स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर लिया। यानी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा, 2 करा, और डायरेक्टली 25th क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, जो 5 नंबर का था, जो कि मुझे आता था। फिर उसी क्वेश्चन को मैंने पेपर के लास्ट में, जब 25 वाला नंबर आया, 24, 25, मैंने वहां पर अटेम्प्ट कर लिया। और मेरी किस्मत थी कि टीचर ने कॉपी चेक करी, और उन्होंने चेक करी, अच्छा इसने क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करा, वहां पर भी 5 नंबर दे दिए, वहां पर भी 5 नंबर दे दिए। पर तुम ट्राई मत करना, बहुत पिट जाओगे, है ना। और फिर तुम्हारे टीचर आगे बोलेंगे ये क्या मास्टर है, क्या सिखाता रहता है, ये सब ना करो। चलिए, तो यहां पर अपनी ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एक रबड़ को हम स्ट्रेच करते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं, या फिर हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, स्प्रिंग देखिए आपने, स्प्रिंग को आप ऐसे फोर्स लगाओगे, क्या हो जाएगा? उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, छोड़ोगे बाहर आ जाएगा, छोड़ोगे बाहर आ जाएगी, है ना। तो जैसे हम स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अच्छा, एक सवाल जो कि बार बार पूछा जाता है, स्प्रिंग के अंदर जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? यह सवाल बहुत बार पूछा गया है यार, बहुत बार। मुझे एक बात बताओ, ये मेरी स्प्रिंग थी, ये मेरी स्प्रिंग थी, ठीक है, मैंने क्या करा, उसको मैंने फोर्स लगाई, उसको मैंने क्या करा? फोर्स लगाई, ठीक है। अब जैसे ही मैं उस पर फोर्स लगाना छोड़ूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट कहां पर करेगा बेटा? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो याद रखना, जो स्प्रिंग होती है ना, उसमें फोर्स अंदर होती है और डिस्प्लेसमेंट बाहर होती है। तो इस वजह से जो आपकी स्प्रिंग होती है, उसका वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन यहां, डिस्प्लेसमेंट की यहां, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा वर्क डन नेगेटिव होता है। कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, बार बार सवाल पूछा जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपकी और मदद होगी। फाइंड द वर्क डन required to raise a object of a mass 6 kg to a height of 15 meter and then bring down to the height of 5 meter. Also find the net work done. देखते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 6 kg का, उसको मैं ऊपर लेके गया। कितना ऊपर लेके गया? उसको मैं लेके गया 15 मीटर तक। तो मैं निकाल दूं वर्क डन। कैसे निकालोगे बेटा वर्क डन? वर्क डन कैसे निकालोगे? खुद बताओ मुझे, कितनी फोर्स लगाओगे और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो वर्क डन हम निकाल देते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। और याद रखना, जहां पर आपकी फोर्स लग रही है, फोर्स कहां लग रही है? ऊपर की तरफ लग रही है, फोर्स है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट भी यहां हो रहा है, तो कैसा होगा? बोलो, पॉजिटिव वर्क डन। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो निकाल लेना कितना आ जाएगा। फोर्स क्या होगी? एम जी। एम जी कहां है? मास कितना गिवन है? तो आपका हो जाएगा 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 15। तो ये आपका आ जाएगा, फाइनली कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आ जाता है 990 आ रहा है, 900, ठीक है। तो ये आ गया आपका 900 जूल, जब हम किसी भी चीज को ऊपर लेके गए, ठीक है। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला आ जाता है एंड देन ब्रिंग इट डाउन टू द हाइट ऑफ 5 मीटर। यानी इस बक्से को मैं यहां से थोड़ा सा नीचे ले आया, है ना, कितनी हाइट पे? 5 मीटर की हाइट पे मैं लेकर आ गया। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वर्क डन का फॉर्मूला तो सबको पता है कि भैया एफ इंटू एस होता है,
ठीक है, बट यहां पर तुम गलती करोगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की, क्योंकि देखो जब भी हम किसी चीज को नीचे लेके आ रहे हैं ना, तो ग्रेविटी ऑलरेडी फोर्स लगा रही है, ऑलरेडी ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, मैं नीचे की तरफ कभी फोर्स नहीं लगाता बेटा, ठीक है। ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर मैं नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो कोई सेंस ही नहीं है ना। तो फोर्स अभी भी बेटा ऊपर ही लगेगी, बट अब डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे। कहां हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका नीचे, यानी अब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है ना। तो यानी पहले 15 पे था, 15 से हम कहां पर लिया है, 5 पे लिया है, यानी हमने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, 10 का डिस्प्लेसमेंट करा, है ना। डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स ऊपर, क्या होगा, नेगेटिव साइन लगा लेना यहां पर, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। फोर्स तो उतनी होगी जितनी आपकी 60 है, माइनस का 60 इंटू माइनस का 60 इंटू कितना है आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो है 10। कितना आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है 10, ठीक है। तो आपका लिख देना, ये आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा माइनस का 600 जूल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल्सो फाइंड द नेट वर्क डन। अब मुझे बताना है नेट वर्क डन कितना हुआ, ये और बता दो। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, ये है वर्क डन पहला, ये है दूसरा वर्क डन, दोनों को ऐड कर दो नेट वर्क डन निकालने के लिए। तो टोटल वर्क डन आ जाएगा कितना, 900, और ये कितना है, माइनस का 600, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 300 जूल। बड़ा अच्छा सवाल था, बट अब ना ये सवाल तो तुम्हें समझ आ गया होगा। मैं तुम्हें ना पोटेंशियल एनर्जी की पावर दिखाना चाहता हूं, दिखाऊं, चलो देखते हैं। देखो अगर मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी होती, मुझसे बोलता टोटल वर्क डन बताओ, तो पता मैं कैसे निकालता, एनर्जी वर्क डन होती है ना, एनर्जी ही वर्क डन होती है ना, ठीक। अगर मैं एनर्जी निकाल लूं वर्क डन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। देखो ये बॉक्स था, इसको मैं ऊपर लेके गया नीचे लेके गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं लगाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो कि होता है mgh। कितना होता है, mgh, हाँ या ना, हाँ या ना। अब मुझे बताओ हाइट कितनी है, इस समय पर हाइट है 5 मीटर, क्योंकि बक्सा है हमारा 5 मीटर ऊपर, ठीक है ना। mg की वैल्यू तो पता ही है आपको, जो कि 60 आ जाएगी, क्योंकि 6 kg का मास है। तो यहां से मैं निकाल दूंगा 60 इंटू कितना, 5, 60 इंटू 5, जो कि आ जाएगा आपका 300 जूल। और भैया मैच कर गया, धोखा 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 धोखा, अरे भैया धोखा हो गया अपने साथ, इतनी मेहनत करी, दिमाग लगाया, आंसर एक बारी में निकाल दिया। मैंने कहा हाँ यही तो है पोटेंशियल एनर्जी की पावर। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी ओपी हो जाए, ओपी हो जाए चैट के अंदर, पीओपी हो जाए, है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत बड़ा होता है। चलिए अगला सवाल लगाइए, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए इसको सॉल्व कराते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 10 kg is raised to a height of 6 meter, calculate the potential energy possessed by the object। कैसे निकालेंगे, अरे बड़ा सिंपल है, वो होता है mgh। अरे यार भैया ये सिंपल सिंपल सा सवाल ले आते हो, g की वैल्यू 9.8 दे रखी है, जहां पर नहीं दी गई 10 ले लिया करो, आसान हो जाएगा। दी गई है तो 9.8 ही लेना, ठीक है। चलो कितना हो गया, 10 इंटू 9.8 इंटू कितना है भैया, 6 मीटर। अरे यार मल्टीप्लाई करना है यार, मल्टीप्लाई करो, कितना है 6, तो ये आ जाएगा आपका 98 इंटू 6। एक बार कैलकुलेट कर लेना बेटा, एक बार कैलकुलेशन मैच कर लेना, है ना, कैलकुलेशन मैच कर लेना जल्दी से। 588 जूल, क्या यही आ रहा है सबका, क्या यही आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, 588 जूल। बहुत बढ़िया, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ बैग ऑफ व्हीट वेज 200 kg, टू व्हाट हाइट शुड बी रेज्ड सो दैट द पोटेंशियल एनर्जी मे बी 9800। बड़ा अच्छा सवाल है, देखते हैं। हमें इसके अंदर गिवन है, देखो सबसे पहले फिजिक्स के अंदर ना गिवन लिख लिया करो, है ना। फिजिक्स के अंदर सबसे पहले देखो कि क्या गिवन है, जैसे तुम गिवन लिख लोगे आधा काम तो वहीं समाप्त हो जाएगा। चलो मैंने गिवन लिख लिया, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, मुझे क्या गिवन है, मास गिवन है। मास कितना है, 200 kg मास गिवन है। मुझसे क्या बोल रहा है, हाइट निकाल दो। मैं बोल रहा अरे यार ले भाई फिर सिंपल सवाल, मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो mgh होती है, हाँ या नहीं। फिर आऊं क्या कैमरे के पास, नहीं समझ रहा तू, पढ़ ले, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, है ना, निकाल दे अब इसको, बड़ा सिंपल बचा। अब तो कुछ है ही नहीं बेटा इसके अंदर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू गिवन है 9800, उसके अलावा m की वैल्यू है आप कितनी है 200, है ना, g की वैल्यू 9.8 और h अपन को निकालना है। तो बस कुछ नहीं है, बस आप इसको सॉल्व कर लो, है ना, फटाफट से एक बार सॉल्व करना। कितना आ रहा है ये मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि कुछ मूर्ख बच्चे बोलते हैं भैया सॉल्व करा दिया करो प्लीज। मैंने कहा ठीक है यार, ले ले भाई ले, तू सॉल्व करा दूं तुझे मैं, ठीक है। तो जो आपकी हाइट आएगी फाइनल वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5 मीटर। क्या सबका यही आंसर आ रहा है, हाइट आ गई है 5 मीटर, यानी इसको 5 मीटर तक लेके जाओगे तब आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, 5 आ गया है तो ठोको ताली। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कार इज एक्सीलरेटेड ऑन अ लेवल रोड
and attains a velocity 4 times its initial velocity, how does its potential energy changes? सोचो, एक गाड़ी है, उसकी स्पीड बढ़ा दी, क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी? पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट से बढ़ती है, जब हम गाड़ी को हाइट पे लेके जाएंगे तब बढ़ जाएगी, बट सीधे रोड पे तो नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इट डज नॉट चेंजेस, पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट चेंजेस बिकॉज कार के पास पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, जब है ही नहीं तो बदलाव क्या करोगे जीवन में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल एक और देखते हैं। सवाल यह है, लेबरर हुज ओन मास इज 50 kg, ठीक है भाई, कैरीज अ लोड ऑफ एन एडिशनल 60 kg ऑन हिज, ओहो भाई इतनी मेहनत, ठीक है, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो कि है 15 मीटर हाई, फाइंड द टोटल वर्क डन, कैसे निकालोगे? वर्क डन क्या है? वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वर्क डन भी तो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? mgh, ठीक है, मास कितना है? खुद का मास है 50 और सिर पे कितना ले रखा है? 60, तो ये हो गया 110, है ना, इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 15। तो बस अब इसको जरा फटाफट से एक बार सोल्व कर देना। भैया यार आपकी कैलकुलेशन फास्ट है क्या? मैंने कहा बेटा मेरी कैलकुलेशन उतनी फास्ट है जितने फास्ट तुम्हारे रिप्लाईज होते हैं उनके लिए, उतनी ही फास्ट मेरी कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए बेटा, है ना, पर चेक करते जाना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक ना हो जाए। जूल डन, 16500 जूल, ये आ गया आपका वर्क डन, है ना। उसके अलावा क्या बोल रहा है? ऑल्सो कैलकुलेट दी वर्क डन इफ ही कैरीज एन एडिशनल ब्लॉक ऑफ 10 kg, कुछ नहीं करना है, अगर वो 10 kg और उठा लेती तो इसके अंदर आप क्या करोगे? मास के अंदर 110 की जगह 120 कर देना और फिर निकाल देना, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या आपको यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट समझ आए? अगर आए तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, है ना। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अ बॉल ऑफ मास 15 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी मैंने एक बॉल ली, ये देख रहे हो चिंटू लाल बॉल से खेल रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है चिंटू लाल, ठीक है। अब क्या करा चिंटू लाल ने? बॉल ऊपर उछाली, 15 kg की इतनी भारी बॉल, एंड रीचेज मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है, बहुत ऊपर तक गई, 5 मीटर तक, और रुक गई वहां पर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या बोल रहा है यहां पर, ग्रेविटी ने कितनी वर्क करा वो बताओ। अच्छा एक बात बताना, ग्रेविटी की फोर्स कहां लग रही है? नीचे लग रही है ना। वर्क डन कहां हो रहा है? ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन मतलब डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर हो रहा है, तो क्या मैं बोलूंगा इस केस के अंदर जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा? हाँ कि ना? हाँ कि ना, क्योंकि यहां पर बोल रहा है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ भेज रही है बट डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, वर्क डन आप निकाल सकते हो किससे? mgh से, बस, है ना। मास कितना गिवन है? 15 गिवन है ना। जी अपन ले लेते हैं 10 और h कितना है? 5 मीटर गिवन है, तो बस भाई इसको बस आपको क्या करना था, इसको आपको सॉल्व कर देना, ये आ जाएगा आपका 750 क्या जूल, और नेगेटिव जरूर लगा लेना, क्यों? क्योंकि यही तो यहां पर सोचने वाली बात थी कि किसी भी चीज को अगर ऊपर उछालूंगा और क्वेश्चन में गिवन होगा वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी ने कितना वर्क करा। अगर ये होता ना वर्क डन बाय दिस चिंटू लाल तो हम पॉजिटिव लेते, क्योंकि चिंटू लाल ने तो ऊपर ही फोर्स लगाई, बट ग्रेविटी ने तो नीचे फोर्स लगाई ना। बहुत बढ़िया, चलिए यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ जाते हैं अपन आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बारे में बात करते हैं। देखो एक सिंपल सा लॉ है, एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। एनर्जी बेटा सेम रहती है, एनर्जी बदलती नहीं है, एनर्जी दोगली नहीं है बेटा। दोगला समझते हो? तुम्हारे वो दोस्त जो कि बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा बट वो पढ़ के आए होते हैं, दोगले। बट एनर्जी नहीं है दोगली, एनर्जी बोलती है कि भाई देख मैं ना बदलूंगी, ना मुझे कोई क्रिएट करेगा, ना मुझे कोई डिस्ट्रॉय करेगा, मैं चीजों में कन्वर्ट होती रहूंगी, मैं चीजों में कन्वर्ट होती रहूंगी। ये समझ नहीं आ पाया, एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ लो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि एनर्जी हमेशा क्या होगी? कन्वर्ट होगी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब आपको पता है आपके ना पेपर के अंदर ना एक छोटी सी डेरिवेशन आ जाती है और कोई स्कूल में कराता नहीं है ना, बट कभी कभार पूछ ली जाती है, एनसीईआरटी के अंदर वो डेरिवेशन है, वो है डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन आ जाएगा प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी प्रूव करो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क करता है। अब बच्चों को पता ही नहीं कैसे प्रूव करना है, मैं बता देता हूं कैसे प्रूव करना है। आपको एक चीज को इमेजिन करना है कि मान लो एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल का मास ले लो 1 kg, ठीक है, उस बॉल का मास ले लो 1 kg। मैंने उस बॉल को यहां से ड्रॉप करा, ठीक है, यहां से ड्रॉप करा, उसकी हाइट जो थी इस समय पर वो थी 60 मीटर, कितनी? 60 मीटर। मैंने उसे ड्रॉप करा तो इस पॉइंट पे और फिर वो नीचे गिर गई। ये क्या है? ये ग्राउंड, ठीक है, वो नीचे गिर गई, है ना। ये हम इमेजिन कर रहे हैं।
अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम ये शो करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क करता है। कैसे शो करोगे, हम ऐसे शो करेंगे कि हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है, उन दोनों का जो सम है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी एनर्जी सेम रहेगी, कभी एनर्जी काइनेटिक में बदलेगी, कभी पोटेंशियल में बदलेगी, कभी काइनेटिक कभी पोटेंशियल, कभी काइनेटिक पोटेंशियल। बट अगर हमने दोनों को ऐड करा तो हम देखेंगे हर पॉइंट पे एनर्जी सेम है। और इस प्रकार से हम प्रूव कर देंगे। प्रूव करके देखते हैं, फटाफट से आओ, थोड़ी बड़ी डेरिवेशन है बट सीख लो। देखो इसको मैंने यहां से छोड़ा, इस समय पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, बताओ कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, mgh, h कितना है बेटा 60 मीटर। तो मैं लिख देता हूं, है ना, मैं लिख देता हूं g इंटू एच, m की क्योंकि वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा आपका 600 जूल। अच्छा, इस समय पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, वो है 0। क्यों, क्योंकि इस समय पर आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी रेस्ट पे है ना, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रेस्ट पे होती है बॉडी। ठीक है, चलो अब निकालते हैं इस पॉइंट पे। अब जैसे ही मैंने इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो कैसे निकालूंगा मैं, mgh से। mgh देखो कितना रह गया डिस्टेंस, 20 और 20 40, तो मैं निकाल देता हूं, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 इंटू कितना आ गया 40 इंटू 40, मल्टीप्लाई करना एक बार इंटू 40, कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 400 जूल। अच्छा, इस समय पर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए। कैसे पता होगी वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लो। ठीक है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बता देता हूं। देखो इस समय पर जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 थी। इस समय पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगा दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना, उस फॉर्मूले की मदद से निकाल दो। मैं यहां पर निकाल के भी दिखा देता हूं। देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इस फॉर्मूले को लगाओ। u की वैल्यू तो 0 है, आपको पता है, हटा दो, तो ये आ जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा यहां से हमें 20, है ना, यहां से हमें कितना करा 20। अब साइन सही लेना, साइन आपको पढ़ा रखे हैं, नहीं पढ़ा है तो अपना जो पहला चैप्टर है वो पढ़ लेना, उससे आपको साइन की क्लैरिटी मिल जाएगी कि साइन कैसे लेते थे हम मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी थी। ठीक है, यहां पर वापस से रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो 2 इंटू 10 इंटू कितना डिस्टेंस है 20। ठीक है, तो यह आपका आ जाएगा v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 400 और v की वैल्यू आ जाएगी कितनी, v की वैल्यू आ गई आपकी 20। तो यहां पर मुझे वेलोसिटी पता चल गई, यहां पर कितनी है वेलोसिटी आपकी 20 मीटर। तो अब मैं निकाल दूंगा काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू m इंटू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, बोल रहे कितना होता है 400, 400 बाय 2 कितना होता है बेटा 200, कितना होता है 400 बाय 2 कितना होता है 200 जूल। यानी इस समय पर काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी 200। अब देखो इस पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करूं, कितना बन रहा है 400 प्लस 200 600, ऊपर कितना था 600, यानी यहां पर थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी के अंदर, बट टोटल एनर्जी सेम ही है, टोटल एनर्जी नहीं बदलेगी, है ना। ऐसे ही अपन इस पॉइंट पे निकाल देते हैं, है ना, इस पॉइंट पे भी एक बार निकाल के चेक करो फटाफट जल्दी से। इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो वो कितनी हो जाएगी mgh, क्योंकि 1 इंटू 10 इतु कितना डिस्टेंस बचा है 20, कितना 20, तो ये आपका हो जाएगा कितना 200 जूल। कितना बेटा 200 जूल। ठीक है, अब मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी, वो कैसे लगा लूंगा, वही फॉर्मूला लगाऊंगा, यही वाला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना। तो इसी फॉर्मूले को मैं इसके लिए भी लगा देता हूं। ठीक है, तो v स्क्वायर यू स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, तो इसको अपन ले लेंगे v स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो ये आपकी हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 10, डिस्टेंस कितना है यहां से और यहां का डिस्टेंस कितना है बेटा, देखते चलो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इंपॉर्टेंट है। 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, है ना। तो यहां पर अपन क्या कर देते हैं, अपन लगा देते हैं 40। ठीक है, तो आपकी v स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 800 आ गई v स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, डन है बेटा। अब इस v स्क्वायर से अपन क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 800, तो यहां पर लिख दो बेटा 800 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 400 जूल। अब देखो काइनेटिक एनर्जी 400, पोटेंशियल एनर्जी 200, सम करो कितना आया 600 आया। मतलब हर एक पॉइंट पे मैंने तीनों पॉइंट पे निकाल दिया, ए बी सी, तीनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम सेम है, और यही है प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी। एनर्जी जो रहती है कंजर्व रहती है, कभी भी बदलती नहीं है ना, हमेशा टोटल जो एनर्जी है वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ ऐसी डेरिवेशन थी जो कि मुझे आपको करानी थी। अब हम कुछ चेंजेस को पढ़ते हैं, 1 मिनट पहले पानी पी लेता हूं। देखो
अब कुछ कन्वर्जेशंस के आपको कुछ चेंजेस बताते हैं कि देखो कैसे एनर्जी अपनी चेंज करेगी, कन्वर्ट करेगी। देखते हैं जैसे कि अगर मैं टॉर्च की बात करूं बेटा, टॉर्च कैसे चलती है, सेल लगते हैं टॉर्च के अंदर, तो टॉर्च के अंदर है केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल के अंदर, और वो इलेक्ट्रिकल किसके अंदर होती है, लाइट और हीट। आपने देखा होगा टॉर्च आपको रोशनी देता है, थोड़ी सी गर्म भी हो जाती है, ठीक है। अगला पेंडुलम, पेंडुलम कैसे मूव करता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो पेंडुलम जो है जब ऊपर जाता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक 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 फिर पोटेंशियल, फिर वो पोटेंशियल काइनेटिक 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 फिर पोटेंशियल। जब ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल, नीचे आएगा तो काइनेटिक। चलिए आगे बात करते हैं लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। ये चीजों को सुन लो क्योंकि कभी कभार एमसीक्यू के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जीज के अंदर कन्वर्ट करता है। अगला आ जाता है जनरेटर, जनरेटर क्या करता है, वो होता ना घुमाने वाला जनरेटर, उससे क्या होता था, बिजली प्रोड्यूस होती थी, तो यानी मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। अगर आपके नए वाले जनरेटर हैं तो उसके अंदर तो पेट्रोल वेट्रोल सब डलता है, तो वो तो केमिकल एनर्जी इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। चलिए तो यहां पर एक केमिकल एनर्जी और ऐड कर सकते हो अगर नए वाले जनरेटर है तो। अब देखते हैं बर्निंग फ्यूल। फ्यूल क्या करता है बेटा, जब फ्यूल को जलता है तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी है, वो किसमें कन्वर्ट होती है, हीट और लाइट के अंदर। अगला है बॉडी मेटाबॉलिज्म, खाना हम खाते हैं तो क्या होती है, केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट किसमें होती है, थर्मल एनर्जी के अंदर, तभी तो आपकी बॉडी गर्म रह पाती है। थर्मल एनर्जी के साथ साथ आपकी कुछ कुछ इसके अलावा और भी कुछ कुछ छोटी छोटी एनर्जीज होती हैं, बट वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। अगला इलेक्ट्रिकल बल्ब, बल्ब कैसे चलता है, करंट देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या देता है, वो लाइट देता है, साथ साथ में बल्ब गर्म भी हो जाती है तो हीट भी देता है। अगला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है, वो देखा हमने डैम, पानी जो होता है वो ऊपर स्टोर किया जाता है, यानी पानी के पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, फिर वो पानी नीचे आता है तो उसको मिलती है काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है ना, और उस मैकेनिकल एनर्जी से क्या चलती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही होती है ना। तो याद रखना पहले पोटेंशियल, काइनेटिक, मैकेनिकल और यहां पर इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल का पॉइंट नहीं भी लिखो तो भी बात सेम ही रहती है। अगला देखते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर। इलेक्ट्रिकल हीटर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, सिंपल है। तो अगला है रिजर्वियर, रिजर्वियर कुछ नहीं हो, डैम वाला ही, तो उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला देखते हैं इलेक्ट्रिकल फैन। फैन क्या करता है बेटा, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। अगला है थर्मल पावर प्लांट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना बेटा आपके घर में बिजली आती है, कैसे आती है पता है, कोयले को जलाया जाता है, तो याद रखना कोयला है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है सबसे पहले थर्मल एनर्जी के अंदर, हीट बन गई। अब वो जो हीट है ना, वो हीट जो है पानी को बॉईल करती है और उस पानी को क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मिलती है उसके बाद, उसे काइनेटिक एनर्जी मिलती है। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी मदद से हमारे घर में बिजली आ पाती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ पाती है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल पावर प्लांट बार बार पेपर में पूछा जाता है। चलिए ये कुछ कन्वर्जन्स थे, पेंडुलम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब बढ़ जाते हैं कुछ सवाल की तरफ, फिर आपका आखिरी टॉपिक बचेगा जो कि है पावर। सुनते चलो, क्वेश्चन देखते हैं। टू मासेस m और 2m are dropped from the height h and 2h on reaching the ground, which will have greater kinetic energy and why? बताओ भाई, निकाल लो इसको, तो बहुत सिंपल है। देखो मैंने आपको क्या बताया, जब कोई भी चीज ऊपर होती है तो उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो चीज एकदम नीचे गिर जाएगी ना, गिरने से पहले पहले उसके पास उसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी सारी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अगर वो जो मैंने आपको डेरिवेशन दिखाई, अगर उसमें आप नीचे का वाला पॉइंट निकालते हैं, जो पहला जो नीचे का पॉइंट है, अगर आप उस पर कैलकुलेट करोगे तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि कोई हाइट ही नहीं है, जब हाइट नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और उसी कॉन्सेप्ट की मदद से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है, एक मास है m, उस मास को मैंने एक हाइट पे लेके गया और वो हाइट है h, और एक दूसरा मास है 2m और उसको मैं किस हाइट पे लेके गया, 2h हाइट पे लेके गया, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी mgh, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2m इंटू जी इंटू 2h, जो कि हो जाएगा 4mgh। यानी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 4 गुना है। तो जब इन दोनों को गिराया जाएगा तो इन पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, ऑब्वियस सी बात है पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यानी ये वाला जो केस है इसके अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने वाली है जब वो ग्राउंड पे गिरेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। A stone of mass 2 kg
is released from a height of 100 meter. Calculate its kinetic energy, potential energy and total energy when it is halfway. बहुत इंपॉर्टेंट, जब वो आधे रास्ते में है तब बताओ कैसे निकालोगे। अभी ये क्वेश्चन कराया मैंने आपको सेम, बस वैल्यूज बदल गई। मान लो कितना है ये 100 मीटर है, इसका आधा कितना होगा, आधा होगा बेटा 50 मीटर, ठीक है 50 मीटर 50 मीटर। क्या बोल रहा है, इस पॉइंट पे आपका जो मास है वो 2 kg है। पहले बताओ काइनेटिक एनर्जी और क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे भैया, बहुत सिंपल है, mgh, कितनी हाइट है 50, तो पोटेंशियल एनर्जी तो भैया ऐसे हमारे लिए चुटकियों का खेल है, ऐसे निकाल देंगे। क्या बात कर रहे हो यार तुम भी हैं, ऐसे अपने भैया अपन को नहीं आता क्या, आपके स्टूडेंट हैं, स्मार्ट तो होंगे ही, है ना, स्मार्ट तो होंगे। और गधो फेल मत होके आना, तुम मार्क्स अच्छे लेके आया करो पेपरों में, कल को बताओगे प्रशांत भैया से पढ़े थे नंबर कम आ गए, मार्केट में इज्जत खराब होती है मेरी ऐसा मुझे पता है, मुझे भरोसा है तुम पे कि तुम पास हो जाओगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1000 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल दूं, कैसे निकालूंगा, देखो दो तरीके हैं, बड़ी एक ट्रिक भी है और मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब देखो ट्रिक्स तो हर चीज की होती है, देखो एक बात बताओ, एक ट्रिक बता दूं, पहले ट्रिक बता दूं, बताओ चलो ट्रिक ही बता देता हूं। देखो जो टोटल एनर्जी होगी, एक मेथड तो मैं आपको बता चुका हूं काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, इस टाइम पे आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, ये सारे फॉर्मूले निकाल के वेलोसिटी निकालोगे और फिर काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, वो तो आता है, मैं ट्रिक बताता हूं बेटा। देखो जब मेरा इस बॉक्स ऊपर गया था 100 मीटर की हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, हाँ या ना। तो अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं इस समय पर, वो कितनी होगी, mgh, वो हो जाएगी 2 × 10 × 100, जो कि हो जाएगी आपकी 2000 जूल, ठीक है 2000 जूल, ठीक। यानी टोटल एनर्जी मुझे पता है 2000 जूल है ना। अब इस पॉइंट पे मैं, एनर्जी तो कंजर्व रहती है, एनर्जी नहीं बदलती, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो किसका सम होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, दोनों का सम होगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो मैंने निकाल ली 1000 जूल और मुझे पता है टोटल एनर्जी 2000 जूल है, तो इस पॉइंट पे जो बची हुई एनर्जी है वो कहां गई, काइनेटिक के पास। तो 2000 माइनस 1000 जो कि आ जाएगा आपका 1000 जूल, और यही होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे। तो देख लो भैया, ऐसे सॉल्व कर दो यार, टेंशन की क्या बात है, टोटल एनर्जी निकाला और जो बचा वो क्या है, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। ये वाला जो सवाल है बेटा, ये तो मैं आपको होमवर्क पे दूंगा, है ना, ये आपको खुद से करना है, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है और बड़ा सिंपल सा है, और इसका कमेंट में आंसर चाहे अभी वीडियो को पॉज करो और अभी दे दो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। चलिए अब अपन बढ़ जाते हैं फटाफट से पावर के कॉन्सेप्ट की तरफ। पावर क्या है, देखो इमेजिन करो चिंटू लाल और मिंटू लाल का कंपटीशन हुआ। मुझे एक बात बताओ, अगर चिंटू लाल 4 पुशअप मारता है और मिंटू लाल 5 पुशअप मारता है, किसमें ज्यादा पावर, तुम बोलोगे भैया मिंटू लाल, मैंने कहा ना ही बेटा, पूरा सवाल सुनो। चिंटू लाल 4 पुशअप मारता है कितने में, 30 सेकंड के अंदर, और जो मिंटू लाल है वो क्या करता है, ये जो 5 पुशअप इसने मारे ना, ये इसने मारे 1 मिनट के अंदर, यानी ज्यादा समय के अंदर। अब बताओ पावर किसके अंदर ज्यादा है, अब तुम बोलोगे भैया चिंटू लाल, क्यों, क्योंकि उसने कम समय के अंदर ज्यादा पुशअप मारे लॉजिकली। तो पावर किसकी ज्यादा होती है, जो कि कम समय के अंदर ज्यादा काम करता है, और यही होती है पावर। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप एक काम को कितने कम समय के अंदर कर सकते हो। पढ़ाई तो सब करते हैं बेटा, है ना, बट जो एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ के एग्जाम में टॉप कर दे, उसकी पावर ज्यादा, जो कि पूरे साल भर पढ़ रहा है फिर भी नंबर नहीं है, उसके पावर कम, है ना। तो ये होता है पावर। तो याद रखना पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम। क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। और इसका यूनिट होता है, इसकी यूनिट याद रखना, जो कि होती है वॉट। क्या होती है, वॉट, है ना। ये वाट नहीं है, वाट लगा दूंगा, वो वाली वाट नहीं है, वॉट है बेटा, ठीक है। तो ये है आपकी, क्योंकि बच्चे बोलते रहते हैं क्लास के अंदर वाट वाट, अरे वॉट है, वाट नहीं है ठीक है। चलो तो अब इसको डिफाइन कर दो। 1 वॉट क्या है, 1 वॉट इज अ पावर, 1 वॉट इज अ पावर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकंड में अगर 1 जूल का तुम वर्क करोगे, 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में करोगे, तो पावर हो जाएगी 1 वॉट। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। पावर का यूनिट क्या है, वॉट, ठीक है। उसके अलावा एक और यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं किलोवॉट। किलोवॉट कुछ नहीं होता, किलोवॉट यानी 1000 वॉट। कितना होता है, 1000 वॉट।
ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और होता है जो कि होता है एवरेज पावर का। एवरेज पावर क्या होता है? एवरेज पावर बेसिकली होता है टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। अगर तुमसे कोई भी फॉर्मूला पूछे, है ना, अगर कोई क्वेश्चन भी आ जाए एवरेज पावर का, तो याद रखना तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें लिखना है टोटल वर्क, यानी कितना टोटल वर्क हुआ है डिवाइड बाय जो आपका टाइम है, जो पूरा का पूरा समय लगा है उस वर्क के अंदर। वो एक सवाल इसका देखते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ आ पाएगा। देखना, मान लो ये चिंटू लाल था, इसने मेरा बैग कंधे पे रखा था और ये ऐसे चला था, ठीक है, यहां तक, कितने 10 सेकंड के लिए। और 10 सेकंड के लिए उसने क्या करा, फिर वो सीढ़ियों पे चढ़ा, फिर वो क्या करा, वो सीढ़ियों पे चढ़ा, है ना, वो सीढ़ियों पे चढ़ा, जो सीढ़ी थी 10 मीटर की, और उसमें लग गए कितने, 10 सेकंड लग गए, उसमें भी उसे लग गए 10 सेकंड। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी एवरेज पावर बताओ। कैसे बताओगे? टोटल वर्क डन निकाल देना। देखो, जब चिंटू लाल यहां से यहां चला तो क्या उसने कोई वर्क करा? नहीं करा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, फोर्स ऐसे लग रही है और वो वर्क मूव ऐसे कर रहा है, तो इस ड्यूरेशन में तो वर्क डन विल बी 0। और यहां पे कितना वर्क डन होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो mgh से, है ना, क्योंकि आपको चिंटू लाल का जो मास है वो गिवन होगा, तो mgh से इसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। ये 0, ये mgh, टोटल टाइम कितना है 10 + 10 यानी 20। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा mgh डिवाइड बाय 20। बस बस ऐसे लल्लू बल्लू सवाल आते हैं, बहुत कम चांसेस आने की, बट फिर भी क्योंकि बच्चे बोलते हैं भैया यार वो कॉन्सेप्ट आपने छुड़वा दिया, प्लीज करा दो। मैंने कहा यार तो डरा मत कर, वाई टू फियर व्हेन योर प्रशांत भैया इज हियर। ठीक है, नंबर सबके आएंगे बेटा, टेंशन की बात नहीं। एक क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करो। अ क्रेन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 500 kg टू द हाइट ऑफ 10 मीटर इन 20 सेकेंड, कैलकुलेट द पावर। पावर बतानी है, कैसे निकालोगे? पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन कैसे निकालोगे? देखो बेटा, क्रेन ने क्या करा, 500 केजी के बॉक्स को उठाया 10 मीटर तक, कितना वर्क डन होगा? वर्क डन होगा आपका mgh। बहुत बढ़िया यार, स्मार्ट हो गया तू भी, है 500 इंटू 10 इंटू कितने मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0। ओहो भैया इतने सारे जीरो, चलो कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 डिवाइड बाय कितना, टाइम कितना लिया था 20 सेकंड। लो भाई, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको अब सॉल्व कर लेना और बता देना कितनी आपकी। और ये वॉट होता है, वॉट जरूर लगा देना, वरना वाट लग जाएगी पेपर। अगर वॉट नहीं लगा तो वाट लग जाएगी बेटा पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए बड़ा सिंपल है। पावर कैसे, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। A lamp consume 100,000 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द पावर? देखो एनर्जी आपको गिवन है, देखना बेटा कंफ्यूज मत होना, एनर्जी ही वर्क डन है, वर्क डन ही एनर्जी है ना, नेहा ही सुनैना है, सुनैना ही नेहा है, शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, बैटमैन ही वो कौन था, नहीं स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। ऐसे ही ये दोनों भी सेम है, तो यही वर्क डन होगा। तो वर्क डन आपके पास है और टाइम भी आपके पास है, दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा 100 वॉट। ठीक है, चलिए अब, अरे वाह भाई क्या क्वेश्चन आया है, वाह भाई। शोभित भैया वर्सेस दिगराज सर का एक सवाल आया है, देखते हैं। शोभित सर जो हैं वो 70 केजीज के हैं, दिगराज सर 60 केजीज के हैं। उसके अलावा वो क्लाइंब, ओहो दीवार पे चढ़ रहे हैं दोनों, देख रहे हो कंपटीशन। उसके अलावा क्या है, क्लाइंब द वॉल ऑफ हाइट 20 मीटर। शोभित भैया तो चढ़ जाते हैं आपके 20 सेकंड के अंदर, जबकि आपके दिगराज सर चढ़ते हैं 10 सेकंड के अंदर। तो देखते हैं किसमें ज्यादा पावर, कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो दोनों का वर्क अलग अलग होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का मास अलग है। तो पहले तो अपन निकाल देते हैं वर्क ऑफ शोभित। कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे mgh से। m कितना है भैया 70 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है 20 मीटर, तो यह आ जाएगा आपका 14,000 जूल। ठीक है, यहां पर अपन निकाल देते हैं दिगराज सर का भी, जरा देख लेते हैं एक बार, कितना है 60 केजी है, तो आ जाएगा 60 इंटू 10 इंटू 20, तो ये आ जाएगा आपका कितना 12,000 जूल। ये दोनों की क्या आ गई, वर्क डन आ गया। अब देखते हैं टाइम कितना है, एक को लगाए 20 सेकंड, एक को लगाए 10 सेकंड। बताओ भाई पावर किसकी ज्यादा, जल्दी से बता दो मूर्खो, पावर किसकी ज्यादा? तो पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। तो पहले देखते हैं आपके शोभित भैया जो कि है 14,000 डिवाइड बाय 20। ठीक है, उसके अलावा दूसरे आपके देखते हैं दिगराज सर और ये आपके शोभित भैया। तो दिगराज सर का आ जाएगा आपका कितना, कितना था भाई बता दो यार, 12,000 बाय 10, तो ये तो हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 700। तो भाई जीते हैं आपके दिगराज सर, उनके पास है 1200 वॉट ऑफ पावर, जबकि आपके शोभित भैया के पास पावर रह गई है 700 वॉट। तो किसी पे ज्यादा पावर, ऑब्वियस सी बात।
ठीक है, तो इस प्रकार के बड़े ही सिंपल सिंपल लल्लू बल्लू सवाल आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं, घबराना नहीं, एवरीथिंग इज सिंपल। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं मैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, जिन बच्चों के स्कूल में नहीं कराया जा रहा क्योंकि डिलीटेड है, बट बहुत बच्चों के कराया जा रहा है, तो इस वीडियो को 5 मिनट स्किप कर दो, आगे मैं टॉप 5 क्वेश्चन कराऊंगा, उनको देख के जाना, पेपर के अंदर आने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं, बट उससे पहले जिनके आ रहा है ये स्कूल में तो सुनते जाओ। चलो देखो देखो, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? आपके घरों में बिजली आती है, बिल आता है ना, बिल, पापा बोलते हैं बिजली का बिल कौन भरेगा, तू एसी चला के रखता है। वो बिजली का बिल कैसे आता है समझते हैं। देखो एक बात समझना, मेरी एक बात समझना, आपको एक चीज पता भी मैंने आपको बताई, पावर जो होती है वो होती है आपकी एनर्जी, वर्क डन एनर्जी सेम ही है, डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। पावर का यूनिट क्या होता है बेटा? वॉट, और टाइम क्या होता है? सेकंड के अंदर होता है ना, टाइम क्या होता है? सेकंड के अंदर होता है ना। हमें क्या है, जब बिजली का बिल आता है ना, तो हम ये देखते हैं कि हमने कितनी एनर्जी को यूज करा, हम ये नहीं देखते कितनी पावर यूज करी, हम ये देखते हैं कितनी एनर्जी को यूज करा, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला यहां से बन जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, है ना, है ना। तो यूनिट आपकी बन जाएगी, पावर होती है वॉट में, टाइम होती है आपकी सेकंड में, बट क्योंकि बिजली हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इतने छोटे से यूनिट से कुछ हो नहीं पाएगा, तो हम क्या करते हैं, इस यूनिट को थोड़ा डिफरेंट रखते हैं। तो कमर्शियल यूनिट जो होती है ना आपकी, वो होती है, ध्यान में रखना, किलो वॉट आर, यानी इस वॉट को मैंने कन्वर्ट कर दिया किलो वॉट के अंदर, है ना, और इस सेकंड को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? अरे बोल दे भाई, आर के अंदर, ताकि मैं कम वैल्यू के अंदर अच्छी तरीके से बिजली को कैलकुलेट कर पाऊं। अगर मैं वॉट सेकंड के अंदर बिजली को कैलकुलेट करूंगा ना, तो बिजली आएगी तुम्हारी लाखों करोड़ यूनिट, है ना। तो याद रखना, जो आपके घर में बिजली का बिल आता है, उसमें जो 1 यूनिट होता है, उस 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आर, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि 1 किलो वॉट आर को कन्वर्ट कर दो जूल के अंदर, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की नॉर्मल यूनिट तो जूल ही होती है ना, है ना, एनर्जी की नॉर्मल यूनिट जूल होती है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? ऑब्वियस सी बात है, किलो वॉट का मतलब होता है 1000 वॉट, और 1 घंटे के अंदर होते हैं 3600 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ गया? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो यानी 1 किलो वॉट आर, जो कि आपका 1 यूनिट होता है, उसके अंदर पता है कितनी एनर्जी होती है? इतनी एनर्जी होती है इन जूल्स, जूल्स के अंदर ये वैल्यू है ना। कभी कभार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है ना, कि 1 किलो वॉट के अंदर कितनी एनर्जी जूल में होती है, तो बताओ क्या करोगे? कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर लेना है, वॉट 1000 वॉट इंटू 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। चलिए बहुत बढ़िया, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और समझ आएगा। सवाल आएगा ऐसा, देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड 6 आवर पर डे। देखना बेटा क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी पावर गिवन है बेटा, देख लो 60 वॉट पावर गिवन है। उसके बाद बोला गया है कि उसको 6 घंटे 1 दिन में यूज किया जा रहा है ना। कैलकुलेट दी यूनिट्स, यूनिट्स बोला है, यूनिट्स का मतलब क्या होता है? अब हम समझ गए कि भैया यूनिट्स का मतलब है किलो वॉट आवर। बहुत बढ़िया, हमें बताना है कि कितने यूनिट बिजली को कंज्यूम करा 1 दिन के अंदर। बताओ कैसे निकालोगे? बताओ भाई, क्या करना है? कुछ नहीं करना, अरे भाई जो पावर है उसको मुझे टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। बट एक बात याद रखना, पहले पावर को किलो वॉट के अंदर कन्वर्ट कर लेना। कैसे कन्वर्ट करोगे? देखना, इस पावर को 1000 से डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगी आपकी कितनी? 0.06। यही आ रही है कि बेटा? देखना 0.06 किलो वॉट, किलो वॉट के अंदर कन्वर्ट कर लिया सबसे पहले, ठीक है। अब क्या करूंगा भैया मैं? पहले तो ये काम करो, पहले कर लिया, ठीक है। अब मैं टाइम को घंटों में कन्वर्ट कर दूंगा, बट यहां पर टाइम ऑलरेडी घंटों के अंदर कन्वर्टेड है, तो 6 आवर्स गिवन है। अब मैं क्या करूंगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस पावर इंटू टाइम, कुछ नहीं करना। पावर हमें गिवन है, तो एनर्जी अब लिख दो, कितनी एनर्जी आ जाएगी आपकी? 0.06 इंटू 6, तो ये आ जाएगा आपका 0.36 यूनिट्स। याद रखना यूनिट्स, यूनिट्स मतलब किलोवाट आवर, यूनिट्स का मतलब होता है कि आपको वैल्यू को किलोवाट आवर के अंदर निकालना है। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बता दो। डन, चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आपके बड़े नॉर्मल से सवाल आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको ये बोल देगा कि 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो 2 रुपए है, तो बताओ कितने पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। तो भैया हमने निकाल दिए कि इतने यूनिट्स हमने यूज करें, है ना। 1 यूनिट की जो प्राइस होगी उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो भी कॉस्ट होगी उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल कॉस्ट तुम्हारा बिजली का बिल तुम खुद कैलकुलेट कर लोगे। अब से तुम अपने बिजली का बिल बेटा खुद कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब बढ़ जाते हैं टॉप 5 सवालों की तरफ। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल कराने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 1 मिनट में पानी पी लेता हूं जल्दी। अ पोर्टर विथ सूटकेस ऑन हिज हेड is climbing step by step.
यानी वो ऊपर चढ़ रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखना बेटा, स्पीड उसकी सेम है। जब भी स्पीड सेम होती है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब स्पीड सेम होती है एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द वेट ऑफ द सूटकेस ऑन द सूटकेस? बताओ क्या वर्क डन होगा? क्या कोई वर्क डन होगा इस केस के अंदर? बताओ भाई जल्दी फटाफट से, क्या कोई वर्क डन होगा इसके अंदर? बताओ कैसा होगा वर्क डन? क्या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा? और निकालना क्या है? वर्क डन बाय द वेट ऑफ द सूटकेस, यानी जो सूटकेस रखा हुआ है ना भाई, वो फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स लगा रहा है। कितनी फोर्स लगाएगा वो? mg की फोर्स लगाएगा। कहां पर? नीचे की तरफ। बट भाई वो कहां चढ़ रहा है? वो चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, वो चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। वो यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है बेटा, बट वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना। और हमें देखना, क्वेश्चन के अंदर घुमाकर पूछा गया सवाल, हमें बोला है वर्क डन बाय द वेट ऑफ सूटकेस, यानी जो ग्रेविटी है उसकी मदद से कितनी फोर्स लग रही है। तो ग्रेविटी की फोर्स तो लगेगी, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड पे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, ग्रेविटी तो फोर्स लगाएगी ना मुझ पे। और मैं ऊपर भी चढ़ रहा हूं, मैं ऊपर भी चढ़ रहा हूं, बोल रहा है ना क्लाइंबिंग अप स्टेप्स, मैं ऊपर भी चढ़ रहा हूं। तो यानी मैं ऊपर जा रहा हूं, ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है, डायरेक्शन क्या है? एक नीचे एक ऊपर, तो नेगेटिव वर्क डन। तो याद रखना इसके अंदर जीरो नहीं होगा, नेगेटिव होगा। बहुत बच्चे जीरो लगा देंगे यूनिफॉर्म स्पीड को देखकर कि भैया यूनिफॉर्म स्पीड है तो जीरो कर देते हैं। अरे भाई फोर्स तो फिर भी लग रही है ना इसके अंदर। फोर्स कैसे लग रही है? फोर्स लग रही है क्योंकि पूछा गया है सूटकेस क्या बताओ वर्क डन, तो जो वेट है वो तो लगेगा, फोर्स तो लगेगी ऊपर ग्रेविटी की। बहुत बढ़िया, ठीक है, नेगेटिव आएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ ऑब्जेक्ट 10 kg मास व्हेन इज एट द हाइट ऑफ 6 मीटर अबव ग्राउंड इज 588 जूल। अच्छा ऐसा तो हमने अभी सवाल करा, बोल रहा है कितना वर्क डन होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? mgh से। एक बार कैलकुलेट करना, एक बार कैलकुलेट करना, mgh। मास कितना गिवन है बेटा? 10 kg है ना, अपन 9.8 ले लेते हैं। और आपका कितना गया है? हाइट कितनी गिवन है? 6 मीटर, हाइट गिवन है 6। तो कैलकुलेट करना कितना आ रहा है? 588 आएगा, ठीक है। तो यानी पहली स्टेटमेंट तो एकदम सही है कि हाँ ठीक है, अगर कोई भी चीज को आप ऊपर ले जा रहे हो और इतनी ही आपका वर्क डन होगा, बिल्कुल सही है 588। अगला देखते हैं रीजन क्या है। सिंस वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट इज इक्वल टू mgh, एनर्जी इक्वल्स टू mgh इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एकदम सही बात, रीजन भी सही है कि जब भी हम कोई चीज ऊपर ले जा रहे हैं तो उसमें वर्क डन उतना ही होगा जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो आंसर विल बी ए। इसको ए को टिक कर लेना। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द मास ऑफ द बॉडी P इज ट्वाइस, दो गुना है किसके? Q के, डबल मास है। बट इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द Q, बट उसकी जो स्पीड है भैया वो आधी है। रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, वाह भाई देख लेते हैं। देखो भाई पहले बात करते हैं P की, ठीक है। तो जो मास जो है ना P का, वो कैसा है? वो दो गुना है ना, डबल है। उसके अलावा जो वेलोसिटी है ना P की, जो वेलोसिटी है ना P की, वो कैसी है? वो आपकी हाफ है, तो वो है आपकी हाफ ऑफ v। आपको बताना है इनका रेशियो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का। कैसे निकालोगे? हाफ mv स्क्वायर है ना। हाफ मास कितना है देख लो बेटा, 2m। v कितना है? v/2 का होल स्क्वायर है ना। रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर लेना जितना आपका काइनेटिक एनर्जी Q का, तो Q का काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर ही होगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, यहां से हाफ गया, m से m गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर गया, बचा क्या? अगर आप देखोगे तो यहां पर बच जाएगा 2 इंटू 1/4, जो कि हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा बेटा? 1/2। यानी जो रेशियो होगा आपका वो होगा 1:2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, होशियार हो गए हो। जिसने ए दिया आंसर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला देखते हैं। टू ऑब्जेक्ट ऑफ द मासेस 1 into 10⁻³ kg, 4 into 10⁻³ kg have equal momentum। वाह भाई, अब ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, सुन लो 2 मिनट लगेंगे, सुन लो। क्या बोला है? ये मासेस है और मोमेंटम हमें गिवन है और हमसे बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। अब बच्चे बोलेंगे भैया मोमेंटम क्या है? तेरे को मैं इतना मारूंगा मोमेंटम क्या होता था? पिछला चैप्टर पढ़ा है तूने, भूल गया है? तेरे को बाकी सारी चीजें तो याद रहती हैं, उसका रिप्लाई देना तू नहीं भूल रहा है, पर तू ये भूल जा रहा है। मोमेंटम इक्वल्स टू m इंटू वी। हमें क्या बोला है? इन दोनों का मोमेंटम बराबर है। तो देखते हैं एक बार, मान लो मास में हमें गिवन है, देखते हैं। मास हमें गिवन है, पहले का मास है 1 into 10⁻³ है ना। उसकी वेलोसिटी हम अज्यूम कर लेते हैं va है ना। मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गया? मोमेंटम। इसका जो मोमेंटम है वो बराबर होगा सामने वाले के मोमेंटम। तो सामने वाले का मोमेंटम निकाल लेते हैं। मास गिवन है
और इसकी भी वेलोसिटी अज्यूम कर लेते हैं वी बी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस वी बी को इधर ले आता हूं और इसको इधर ले आता हूं, ठीक है। तो अब ये आ गया आपका वी ए बाई वी बी, मतलब वेलोसिटीज का रेशियो निकाल रहा हूं मैं, वो कितना आ गया, ये 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कट हो जाएगा तो वो आ जाएगा 4। तो ये आपका रेशियो आ गया वेलोसिटीज का। अब मुझे वेलोसिटी का रेशियो पड़ गया, देख ले जल्दी देख ले। हाँ, मुझे क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। अब मैं निकाल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब बस उन दोनों का रेशियो आपको लेना है और कुछ नहीं करना, आपके पास ऑलरेडी क्या है, वेलोसिटीज का रेशियो है, ठीक है। तो कर लेते हैं, हाफ इंटू पहले वाले का मास कितना है, मास है 1 × 10⁻³ इंटू वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय दूसरे वाले का क्या मास है, दूसरे वाले का मास है 4 × 10⁻³ इंटू वेलोसिटी ऑफ बी का होल स्क्वायर, ठीक है। हाफ से बेटा हाफ कट जाएगा, है ना, 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 1/4 और यहां पर बचेगा VA/VB का होल स्क्वायर। और VA और VB का रेशियो हमें पता है जो कि 4, तो यहां पर 4 लगा ना बेटा, 4 लगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो कर दो 1/4 × 16 जो कि आ जाएगा आपका 4, यानी जो आपका रेशियो आ गया, फाइनल रेशियो आ गया 4:1। बड़ा टफ, बड़ा लॉजिकल, बट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसे सवाल आते हैं पेपर के अंदर जो कि मजे कर जाते हैं, और कुछ ही लोग कर पाएंगे, उनमें से एक तुम होगे जिसका आंसर आया है 4:1। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन, ये है आपका होमवर्क सवाल, जरा फटाफट से इसकी तरफ नजरें घुमाओ और देखो, और अभी सबसे पहले इसको कमेंट में आंसर देना, मुझे अभी सबका कमेंट देखना है बेटा, जल्दी से आ जाओ। और यहां पर आपका हो जाता है चैप्टर समाप्त। और आज की प्यारी लाइन, जैसे हर चैप्टर की ना मैं आपके कुछ सीख लेकर आता हूं, तो आज की जो सीख है वो ये है, वांट पावर फर्स्ट डू दी वर्क। अगर हमें पावर चाहिए तो पहले हमें काम करना पड़ेगा, है ना। अगर तुम्हें जिंदगी में पावर चाहिए ना, रुतबा चाहिए, हम रील्स तो बहुत देखते हैं, महंगी गाड़ी होगी, 4 लोग बॉडीगार्ड हमारे साथ चल रहे होंगे, वो कमाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रगड़ना पड़ता है, देर देर रात बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है ना, तब जाकर वो सब अचीव हो पाता है। अपने गोल्स के प्रति सीरियस हो, मुझे पता है, तभी इस लेक्चर को देख रहे हो, मुझे ये भी पता है कि तुम कुछ बड़ा करोगे, ठीक है। चलो बाकी लेक्चर अगर नहीं देखें तो देख लेना, प्लेलिस्ट बना रखी है। मेरा नाम है प्रशांत, प्यार से तुम मुझे अपना प्रशांत भैया भी बुला सकते हो। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कौन सा लेक्चर चाहिए कमेंट में जरूर बताना। टेक केयर।